हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन जैन फ्रॉम नमन जैन क्लासेस और आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तक रिवीजन कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स से। लेकिन अगर अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, आप पहले उसे देख सकते हैं और फिर आज ये रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट मार्केटिंग मिक्स से। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स उन सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है या सेट होता है जो एक मार्केटर यूज करता है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टारगेट मार्केट में। देख लेते हैं जी। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन या सेट बोल सकते हैं of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market। मार्केटिंग मिक्स में हर एक वो चीज आती है जो एक मार्केटर यूज करता है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 P's जो सबसे बेसिक होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, वो यहाँ पे है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और ये 4 P's मैककार्थी ने दिए हैं। वैसे तो 7 P's होते हैं लेकिन 3 P's हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें जो डिटेल में रिवाइज करना है वो 4 P's को ही करना है। वो कौन कौन होते हैं? वन मोर टाइम। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। कोई भी वो चीज़ जिसको मार्केट में ऑफर किया जा सकता हो, नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक वो चीज़ प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट कोई गुड भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? वो सारे डिसीजंस जो हमने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए हैं, चाहे उसकी ब्रांडिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो लेबलिंग हो, उसकी क्वालिटी हो, उसके फीचर्स हो, हर एक वो डिसीजन प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। यानी कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो सारी चीजें आएगी जो सारे डिसीजंस हमने किसके रिगार्डिंग लिए हैं जी? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। वो सारे डिसीजंस जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए हैं जी? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए। जैसे कि उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे कैसे करेंगे, और लेबलिंग में हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये डिसीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। और हम प्लान्स इस तरीके के बनाते हैं ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हम उन्हें तो मैनेज कर पाए और अपने नए नए प्रोडक्ट को क्या कर पाए जी? डेवलप कर पाए। फॉर एग्जांपल, टाटा कंपनी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा स्काई, टाटा होटल्स, TCS, तनिष्क, जैगुआर और भी कई सारे टाटा के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको तो मैनेज करने के लिए हम प्लान बनाते हैं कि उनकी वही वाली चीज़ें कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, और इन द फ्यूचर हम आने वाले टाइम में नए नए और प्रोडक्ट क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अब इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, B फॉर ब्रांडिंग, P फॉर पैकेजिंग, L फॉर लेबलिंग। उसकी हमने MT बनाई है BPL। वन मोर टाइम, B फॉर ब्रांडिंग, P फॉर पैकेजिंग, L फॉर लेबलिंग। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है? ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को कोई नाम, कोई साइन या कोई सिंबल दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को। यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्रांडिंग। जिस प्रोसेस में हम अपने प्रोडक्ट को कोई नाम, कोई साइन या कोई सिंबल हम अलॉट करते हैं उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। और ध्यान रहे ये एक प्रोसेस होती है। जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो हमें कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी देखे थे वो डिसीजन कि हमें अपने प्रोडक्ट को इंडिविजुअल ब्रांडिंग से बेचना है या फैमिली ब्रांडिंग से बेचना है, या हमें अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से बेचना है या फिर उसे ब्रांड नेम से बेचना है। अब ब्रांडिंग को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी जी, ब्रांड क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। अब आगे बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो नाम होता है या वो टर्म होती है या वो साइन होता है या वो जो सिंबल होता है, डिज़ाइन होता है, या इन सभी का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वन मोर टाइम, ब्रांड क्या होता है? कोई नाम, कोई टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल,
कोई डिज़ाइन या इन सभी का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। तो फिर आपका सवाल ये रहेगा कि जी ब्रांडिंग में और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस होती है ये सारी चीज़ें देने की, यानी कि जब हम एक नाम दे रहे होते हैं, कोई डिज़ाइन दे रहे होते हैं, कोई सिंबल हम डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोसेस को ब्रांडिंग बोलते हैं। लेकिन ये नाम, ये डिज़ाइन, ये टर्म, ये सिंबल या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, ये ब्रांड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सम ऑफ द कॉमन ब्रांड्स आर कैंपस, कैंपस एक ब्रांड है, नाइकी, तनिष्क, हीरो, होंडा। तो ये सब क्या है? ब्रांड है। अब आगे फर्दर हम ब्रांड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला ब्रांड नेम, दूसरा ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम क्या होता है? जो वर्बल कंपोनेंट होता है ब्रांड का वो पार्ट जिसको वर्बली या जो ओरली हम उसे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। जिसको बोला जा सकता है वो ब्रांड नेम होता है, लेकिन जिसको बोला नहीं जा सकता, विच इज नॉट अटरेबल, वो ब्रांड मार्क होता है। देखते हैं यहाँ पे, ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको बोला जा सकता हो वो ब्रांड नेम होता है। ऊपर जो हमने ब्रांड नेम देखे थे वो क्या थे? कैंपस, नाइकी, तनिष्क, हीरो, होंडा, इनको हम बोल पा रहे हैं, तो ये क्या है? ब्रांड नेम है। लेकिन इन्हीं ब्रांड के कुछ अपने सिंबल्स भी होते हैं, कुछ लोगो भी होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग, तो उनको क्या बोलते हैं? हम ब्रांड मार्क बोलते हैं। तो ब्रांड मार्क का टेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन अटरेबल। ब्रांड मार्क ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको हम बोल नहीं सकते, जिसको केवल रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। किसकी फॉर्म में? साइन की फॉर्म में, कोई सिंबल की फॉर्म में, या कोई डिज़ाइन की फॉर्म में। जैसे तनिष्क का आपने सिंबल देखा होगा, वो इस तरीके का होता है। नाइकी का आपने लोगो देखा होगा, आपने कैंपस का लोगो देखा होगा। तो ये सब क्या है? ब्रांड मार्क है। ब्रांड नेम को तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ब्रांड मार्क को बोल नहीं सकते। आगे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जब हम अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं, जिससे कि हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलना चालू हो जाता है। इसका मतलब यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी हमारे ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक गुडविल क्रिएट करेंगे, एक लेगेसी क्रिएट करेंगे अपनी ब्रांड की, और कोई भी थर्ड पार्टी उस ब्रांड को यूज़ करके अपना फ़ायदा ना कर ले, इस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। दैट्स वाई हम अपने ब्रांड को रजिस्टर कराते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। The firm which gets its brand registered has the exclusive right for its use and no other firm can use such a name or mark। कोई भी जो तीसरी कंपनी है, कोई भी थर्ड पार्टी जो है, वो हमारे ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने उसे ट्रेडमार्क में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर, कि मार्केटर को ब्रांडिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसकी हमने एमटी बनाई है, इंट्रोड्यूस योर डैड। उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है, इंट्रोड्यूस माने ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब एक कंपनी कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है और उसी नाम से लॉन्च कर रही होती है जो नाम उन्होंने पहले से ही सेलेक्ट करके रखा है, तो हमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इजी जाता है, क्योंकि इसका रब ऑफ इफेक्ट मिलता है हमें। जो पुरानी जो हमारी गुडविल है, तो नए ब्रांड को वो गुडविल का फ़ायदा मिलेगा, और मार्केट में जो हमने एक गुडविल पहले से इस्टेब्लिश कर रखी है उसको लिवरेज कर सकते हैं हम नए ब्रांड को लॉन्च करते वक्त। जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ नॉन ब्रांड देन द न्यू प्रोडक्ट कैन एंजॉय ऑल द एडवांटेज ऑफ अ नॉन ब्रांड। तो जो पहले से ही स्टैब्लिश ब्रांड है, नए ब्रांड को या नए प्रोडक्ट को वो सारे फायदे मिलेंगे जो एक पुराना प्रोडक्ट हमारा एंजॉय कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले एक्सटेंड्स वन ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड मैगी टू इंट्रोड्यूस मैनी ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट सच एज टोमेटो केचप, सूप्स, वाइनेगर, नूडल्स मसाला एक्सेट्रा। जैसे मैगी ने अपने मैगी के नाम से कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे एक गुडविल मार्केट में पहले ही मैगी की थी, उस गुडविल को मैगी ने मार्केट में लिवरेज किया है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर हम ब्रांडिंग करते हैं तो एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाता है, और हम उसकी मार्केट में पोजीशनिंग कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है। वो कैसे पॉसिबल होगा? विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। तो देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग मार्केटर्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से अलग कर सकता है मार्केटर विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। इट हेल्प द फर्म टू सिक्योर एंड कंट्रोल द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। इससे एक जो फर्म है वो अपने
अपने मार्केट को सिक्योर कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है अपने प्रोडक्ट की मार्केट को। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अगर हम ब्रांडिंग करते हैं तो इससे एडवर्टाइजिंग में फ़ायदा मिलेगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा? लेट्स से अगर हम जेनेरिक नेम से बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को, कोई ये पेन है और इस पेन को पेन के नाम से बेचते हैं तो हम एक जनरल अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट कर पाएंगे कि हाँ पेन कोई प्रोडक्ट होता है। लेकिन मैं ये कैसे इंश्योर कर पाऊंगा कि मेरा ही प्रोडक्ट कस्टमर लेगा, मेरा ही पेन लेगा? क्योंकि मैंने तो मार्केट में जेनेरिक नेम से बेचा, इसे इसकी कैटेगरी से बेचा, ब्रांड से तो बेचा नहीं। काश मैंने ब्रांडिंग की होती। लेट्स से मैं इसे रोटोमैक के नाम से बेचता हूं, तो अगर मैं जब ऐड करूंगा तो वो रोटोमैक का ही ऐड करूंगा, तो कस्टमर के माइंड में ये चीज जाएगी कि मेरे को रोटोमैक का पेन लेना है, क्योंकि मैं उसके फीचर्स हाईलाइट कर रहा हूं, उसकी क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा हूं। तो कस्टमर क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इससे मेरे को हेल्प मिलेगी एडवर्टाइजिंग करने में, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने ब्रांड नेम से बेच रहा हूं। अब ब्रांड हेल्प्स अ फर्म इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग प्रोग्राम। ब्रांड फर्म की हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग में और प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करने में। विदाउट अ ब्रांड नेम द मार्केटर कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर द जेनेरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। बिना ब्रांड के हम केवल जनरल अवेयरनेस डाल सकते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में। हम एक ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते, जिससे कि हम ये कभी श्योर ही नहीं हो पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा प्राइस भी क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि एक जो वेल नोन ब्रांड होता है, कस्टमर उसके लिए रेडी होते हैं एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए। तो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राइस उसके लिए क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम हेल्प द फर्म टू चार्ज अ हायर प्राइस देन द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज कस्टमर्स आर रेडी टू पे मोर फॉर प्रेफरेबल ब्रांड्स। तो चलिए इस टॉपिक की एक बार फिर एमटी देखते हैं। इंट्रोड्यूस योर डैड। टॉपिक क्या था? एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर। तो उसकी एमटी है इंट्रोड्यूस योर डैड। इंट्रोड्यूस माने इंट्रोडक्शन, ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। डी फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि हेल्प इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। एंड अगेन डी फॉर डिफरेंशियल प्राइसिंग। इंट्रोड्यूस योर डैड। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर, कि कस्टमर को क्या फायदे होते हैं ब्रांडिंग के। उसकी हमने एमटी बनाई है स्टेटस ऑफ आईक्यू। स्टेटस मींस स्टेटस सिंबल। जब एक कस्टमर एक प्रेफरेबल ब्रांड को, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को बाय करता है और उसे यूज करता है, तो वो अपने आप में एक प्राउड फील करता है कि देख भाई मैं ये वाला ब्रांड यूज कर रहा हूं। जैसे एप्पल आईफोन को यूज करके लोग अपने आप को प्राउड फील कराते हैं कि क्योंकि उस ब्रांड की एक क्या होती है? गुडविल होती है। तो उसको यूज करके अपने आप को प्राउड फील कस्टमर करता है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल प्रोवाइड कराता है। सर्टेन ब्रांड्स प्रोवाइड स्टेटस एंड प्रेस्टीज टू कस्टमर बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। कस्टमर्स फील प्राउड ऑफ यूजिंग सच ब्रांड्स एज दे प्रोवाइड देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लेवाइस, एडिडास, नाइकी एक्सेट्रा। नेक्स्ट I4 है आइडेंटिफिकेशन। हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हुई होती है तो कस्टमर को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी जाता है, यानी कि शॉपिंग करने में उसके जो एफर्ट्स है, उसका जो टाइम है, उसकी जो एनर्जी है वो सेव हो जाती है। अदरवाइज वो क्या बोलता, भैया वो वाला प्रोडक्ट दे दो, भैया मैं लास्ट टाइम लेके गया था, इन वाले भैया ने दिया था। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रखी है तो कस्टमर सीधा उसके ब्रांड नेम से जाकर के उस प्रोडक्ट को मांग सकता है। Branding helps the customer in identifying the product. Once a customer is satisfied with a particular brand, he can purchase the same product with the help of a brand name or brand mark. It makes the identification of product easier and saves time, energy in shopping. Next है ensures quality. जब हम एक वेल नोन ब्रांड को यूज़ करते हैं तो उसकी हमें क्वालिटी का भी पता होता है। दो अलग अलग ब्रांड की इसकी क्वालिटी क्या मिलने वाली है और इसकी क्वालिटी क्या मिलने वाली है। जैसे हम नॉर्मली जो लोकल ब्रांड्स होते हैं जब हम वो लेते हैं
तो उनमें कई सारे मे बी डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट के बटन्स वगैरह जो है वो प्रॉपर ना लगे हो, जो थ्रेड वगैरह है वो निकले हुए हैं। लेकिन जब हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ये सारे हम डाउट्स नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और कंपनी इस बात का खास ख्याल रखती है कि कहीं हमारी मार्केट में जो गुडविल बनी हुई है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस, इससे हमें क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है और कस्टमर कैन बाय ब्रांडेड गुड्स विद नो डाउट, कस्टमर बाय कर सकते हैं ब्रांडेड गुड्स को बिना किसी डाउट के अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब बिना किसी शक के। शक नहीं कीजिएगा आप किस पे, ब्रांडेड प्रोडक्ट पे। अब देखते हैं जी इसकी एमटी क्या है। इसकी एमटी है स्टेटस ऑफ IQ। स्टेटस माने स्टेटस सिंबल, I फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी कि हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड Q फॉर एंश्योर्स क्वालिटी। वन मोर टाइम, स्टेटस ऑफ IQ, स्टेटस ऑफ IQ, स्टेटस फॉर स्टेटस सिंबल, I फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी कि हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड Q फॉर क्वालिटी यानी कि एंश्योर क्वालिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या खास बात होती है, एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है वो हमें देखना है। तो पहला है जी शॉर्ट एंड सिंपल। एक अच्छे ब्रांड नेम की एक खास बात होती है कि वो शॉर्ट एंड सिंपल होता है, जैसे कि लक्स, डव, सोनी, प्यूमा, लेज एक्सेट्रा। ये शॉर्ट नेम है और सिंपल है, ये इजी टू स्पीक भी है, जैसे कि अगले वाली हेडिंग में है। तो इजी टू स्पीक बोल रहे हैं कि जो हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए उसको हम इजीली क्या कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, यानी कि कस्टमर जब मार्केट में जाता है तो उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकता हो, ताकि उसे कोई बोलते हुए कोई ब्रांड को शर्म ना आए और वो इजीली उस ब्रांड को मांग पाए सेलर से। The brand name should be easy to pronounce so that the customer may ask for it and can purchase it easily. Companies should avoid difficult words like Hitachi, Chevrolet, हाइंज एक्सेट्रा। अब ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है कस्टमर इनका मार्केट में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकता है, जिसकी वजह से उसे शर्म आएगी इन्हें बोलते वक्त और वो इन प्रोडक्ट को कभी प्रेफर ही नहीं करना चाहेगा। तो कंपनी को इस तरीके के वर्ड क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट सजेस्टिव। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि उससे प्रोडक्ट की कुछ तो क्वालिटी की, प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, ये थोड़ा सा उससे सजेशन मिल जाए, एक हिंट मिल जाए, तो सजेस्टिव होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड suggest the benefit, quality, purpose of the product. For example, Fair and Lovely Boost. बूस्ट जैसे उसकी टैगलाइन भी है, नाम भी ऐसे लिया है उन्होंने ब्रांड नेम की बूस्ट, और उसकी टैगलाइन भी है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो ये एक कहीं ना कहीं सजेशन देता है कि हाँ इससे हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट अप होगी या चार्ज अप होगी। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट वन यूनिक। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने अपना खुद का ही एक यूनिक सब ब्रांड क्या किया हो, इस्टेब्लिश किया हो, या ब्रांड नेम या जो ब्रांड मार्क या लोगो अब हमने क्या किए हो, फाइनल किए हो। द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक। वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट ऑफ अदर्स, अदरवाइज इट विल लॉस इट्स आइडेंटिटी। अगर हम किसी दूसरे का कॉपी करेंगे तो हमारी तो आइडेंटिटी कुछ बन ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है मीनिंगफुल। ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलता हो। द ब्रांड नेम शुड बी मीनिंगफुल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द अदर लैंग्वेज एंड कल्चर। दूसरे कल्चर में या दूसरी लैंग्वेज में हमें ये चेक करना होगा कि कहीं उसका मीनिंग कुछ और तो नहीं होता, कि वरना क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्रांड नेम है वो डिसरप्टिव बन जाएगा। इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव। वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए और इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए दूसरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। द ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल। वो कैसा होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प एनी न्यू प्रोडक्ट एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। ताकि अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट भी ऐड करने पड़ जाए उस एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर, तो हम क्या कर पाए, बड़े इजीली उन प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर पाए। यानी कि हमारा जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो वर्सेटाइल होना चाहिए, ताकि नई नई कैटेगरीज भी हम आने वाले फ्यूचर में उसमें ऐड ऑन कर पाए, जैसे मैगी, कोलगेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्टेइंग पावर। हमारा जो ब्रांड है उसकी मार्केट में स्टेइंग पावर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं वो फैशन या ट्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि फैशन आया और हमने उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड नेम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और फिर फैशन गया तो हमारा ब्रांड नेम भी गायब या पूरी की पूरी हमारी कंपनी ही गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेइंग पावर होनी चाहिए। 50, 100, 150, 200 साल तो हमारा ब्रांड मार्केट में रुक जाना चाहिए। तो देखते हैं जी, द ब्रांड नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, इट शुड हैव अ स्टेबल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स, एडिडास एक्सेट्रा। ये जो ब्रांड है काफ़ी पहले टाइम से ही चलते हुए आ रहे हैं।
इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन फैशन एंड स्टाइल, ये फैशन और स्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, एज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, क्योंकि फैशन में क्या रहता है, ट्रेंड आया, कोई फैशन चला, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो देखते हैं एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात होनी चाहिए। पहला, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। दूसरा, इजी टू स्पीक होना चाहिए। तीसरा, सजेस्टिव होना चाहिए। चौथा, यूनिक होना चाहिए। पांचवा, मीनिंगफुल होना चाहिए। छठा, वर्सेटाइल होना चाहिए। और सातवां, स्टेइंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं कंटेनर या रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के कंटेनर को या रैपर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उसे डेवलप कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग। गुड्स आर पैक्ड इनटू अप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग। गुड्स को हमने अप्रोप्रिएट कंटेनर में पैक करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी हो सके और उसको हम इजी टू यूज़ भी हो सके, मतलब उसको इजीली हम यूज़ भी कर सके। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम पैक करते हैं बोटल्स में और हैवी गुड्स को पैक करते हैं बॉक्सेस में। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग के लेवल कौन कौन से होते हैं। पहला, प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा, सेकेंडरी पैकेजिंग। और तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो इमीडिएट कंटेनर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, यानी कि प्रोडक्ट के जो सबसे करीब वाला जो एक लेयर होती है, जो कंटेनर होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। और फिर बोल रहे हैं इन सम केसेस द पैकेज रिमेन्स टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक पैकेट फॉर सॉक्स। कह रहे कि कई केस में तो हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तभी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जैसे सॉक्स का प्लास्टिक पैकेट। लेकिन कई केस में क्या होता है, जो पैकेज है उसे हम थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे कि कोलगेट की ट्यूब, मतलब टूथपेस्ट की ट्यूब। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग एडिशनल लेयर होती है जो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर होती है। जैसे कफ सिरप होती है तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, वो बॉटल जिसके अंदर वो है, लेकिन उसकी जो सेकेंडरी पैकेजिंग होगी वो होगा वो कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके अंदर प्राइमरी पैकेजिंग को रखा गया है। इट रेफर्स टू एन एडिशनल पैकेज विच प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड बॉक्सेज ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। The secondary package is generally thrown when the customer start using the inside material from the primary package। secondary packaging को जब ही फेंक दिया जाता है जब हम primary packaging के अंदर से जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग एक और लेयर होती है जो हेल्प करती है आपकी स्टोरेज में और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग, ये एक और पैकेजिंग होती है विच इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जो ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में हेल्प करती है आपकी। दिस पैकेजिंग कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग। इस पैकेजिंग में बहुत सारे नंबर ऑफ पैकेजिंग होती है, जैसे कोरुगेट बॉक्स में 12 या 16 या 20 पीस की पैकेजिंग हो सकती है। ये पैकेजिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन में और वेयर हाउसिंग में हेल्प करती है। अदरवाइज अगर ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग नहीं होगी तो एक तो पिल्फरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि छोटी मोटी चोरियों के चांसेस बढ़ जाएंगे, और दूसरा स्टॉक लगाने में और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो ताकि टाइम की सेविंग हो सके और गुड्स को हम चोरी होने से भी बचा सके, दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज के टाइम पे पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसकी हमने एमटी बनाई है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ SIP। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ यानी कि पहली हेडिंग है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आज के टाइम पे लोग उन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू लूज गुड्स, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ के बारे में, साफ सफाई के बारे में काफ़ी कॉन्शियस होते जा रहे हैं। With the increasing standard of living in the country, people have become more conscious about health and sanitation, so they prefer the product of that type which is packed, as there are less chances of adulteration in packed product। क्योंकि जो प्रोडक्ट पैक हुआ हुआ है उसमें फर्दर मिलावट के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। दैट्स वाई लोग किसको प्रेफर करते हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स।
आजकल जो कॉन्सेप्ट चलता है सेल्फ सर्विस आउटलेट का, यानी कि जैसे बिग बाजार हो गया या वी मार्ट हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको कस्टमर इजीली पिक कर सकता है। वहाँ पे कोई बंदा तो होता नहीं, कोई पर्सनल सेलर तो होता नहीं जो आपकी हेल्प करेगा कि आपको वो पर्टिकुलर उसका वेट करके आपको देगा। वहाँ पे क्या होते हैं, पैकेज जो प्रोडक्ट होते हैं वो शेल्फ में लगे रहते हैं, क्योंकि कस्टमर ने वो खुद ही अपनी बास्केट में पिकअप करने होते हैं। तो दैट्स वाई उस चीज़ के लिए सेल्फ सर्विस आउटलेट के लिए पैकेजिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो सेल्फ सर्विस आउटलेट अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन सच स्टोर्स द प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग। इन स्टोर में जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी कमांड हायर सेल्स, उनकी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, सेल्स होती है। एज बायर्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच प्रोडक्ट लाइक इन बिग बाजार, वी मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा। पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ सर्विस स्टोर्स। पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेल्फ सर्विस स्टोर्स में। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट को हम मार्केट में डिलीवर कर पाते हैं क्योंकि पैकेजिंग है, और अगर पैकेजिंग ना होती तो हम वो प्रोडक्ट डिलीवर ही ना कर पाते। खासकर किसके लिए, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं उनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ तो होती ही है, तो उनको मार्केट में हम डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग, क्योंकि आजकल पैकेजिंग इस टाइप की आती है कि जो प्रोडक्ट को एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स फ्रेशनेस। जैसे मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, मिल्क को हम 2-3 दिन तक बिना रेफ्रिजरेशन के नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी अमूल मार्केट में जो मिल्क है उसे डिलीवर कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने जो पैकेजिंग डेवलप की है वो इस सपोर्ट में होती है, प्रोडक्ट के इस फेवर में होती है कि वो अगर विदाउट रेफ्रिजरेशन के भी हम उसे रख पा रहे हैं 2 या 3 दिनों के लिए, तो जो प्रोडक्ट रहेगा वो फ्रेश रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है जी, पैकेजिंग हेल्प इन क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट बाय डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग होती है वो प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बनाती है। आज के टाइम पे अट्रैक्टिव पैकेजिंग कंपनी यूज़ करती है जिनसे हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। तो एक फ़ायदा पैकेजिंग का ये भी है। द कलर, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा ऑफ द पैकेज क्रिएट्स अ रियल डिफरेंस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग में जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जो साइज होता है पैकेजिंग का, या डिफरेंट जो शेप्स होती है, या जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, उनसे कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। खासकर आपने देखा होगा जैम्स के केस में देखा होगा, तो जैम्स अलग अलग वो शेप्स में देते ताकि बच्चे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरीके से पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है, और उसकी हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं किससे, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से। तो चलिए इसकी एमटी देखते हैं। एमटी क्या है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआईपी। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पहली है, तो पहली हेडिंग क्या है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। एस फॉर सेल्फ सर्विस आउटलेट, I for innovational opportunity and P for product differentiation। तो राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ SIP। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, कि पैकेजिंग काम क्या करती है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि दोनों सिमिलर से टॉपिक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग या फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग आती है या फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग आते हैं तो आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं पैकेजिंग के क्या होते हैं। पहला है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन यानी कि जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में तो काम करती ही है, लेकिन उसको प्रमोट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट सेल्समैन। तो पैकेजिंग को क्या बोलते हैं, साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं, क्योंकि पैकेजिंग बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देती है प्रोडक्ट के बारे में। तो एज इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट एंड इंक्रीजेज इट्स सेल्स। An eye-catching color scheme, photography and font attract the attention of the people at the point of purchase. At that time, it works even better than the advertising. यानी कि पैकेजिंग कई केस में तो एडवर्टाइजिंग से भी क्या करती है, बेटर रोल प्ले करती है, क्योंकि एक पैकेजिंग को देख करके ही, आजकल ज़माना ही किसका है, पैकेजिंग का है। पैकेजिंग को देख करके ही कस्टमर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगा लेता है।
नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग हेल्प करती है प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो फ्रूटी की बड़ी बोतल आती है तो उसको हम कैसे ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसमें एक हैंडल आता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि पैकेजिंग में हम और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि जिससे कि वो इजी टू यूज़ भी बन जाए और इजी टू कैरी भी हो जाए। तो वो प्रोडक्ट को यूज़ करने में क्या करती है, पैकेजिंग हेल्प करती है। द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज हेल्प टू ओपन, हैंडल एंड यूज़ द प्रोडक्ट। For example, a plastic bottle of 2.5 liter fruity is convenient to carry, store and transport। अब 2.5 लीटर की फ्रूटी की बोतल है तो अब उसके लिए वो जो बड़ी बोतल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो उसमें एक क्या रहता है, हैंडल रहता है, उसको हम इजी टू कैरी मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है डैमेज से। जो किस में होने वाले डैमेजेस है, ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। पैकेजिंग प्रोवाइड्स रीजनेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेकेज, स्पॉइलेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट लाइक हीट, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो जो पैकेजिंग है इन सारी चीज़ों से प्रोडक्ट को बचा करके रखती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। डिफ्रेंशिएट करने में तो मार्केटर को हेल्प करती है और आइडेंटिफाई करने में कस्टमर को हेल्प करती है, क्योंकि कस्टमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को इजीली डिमांड कर सकता है मार्केट में जाकर के विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। कई बार हमें ब्रांड नेम भी नहीं याद आ रहा होता है, लेकिन उस केस में हमें क्या याद आ जाता है, पैकेजिंग याद आ जाती है कि उसकी ये पैकेजिंग थी। तो पैकेजिंग को देख करके भी हम प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये उसके क्या हुए, पैकेजिंग के फंक्शंस। एक बार देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है। प्रमोट यूपीआई। प्रमोट मीन्स प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन। यू फॉर यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। पी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। और आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रमोट यूपीआई, ये किसका आंसर है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं और क्या करते हैं, डेवलप करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। जो पैकेज पे हमें क्या लगाना है, लेबल लगाना है, यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है और उसे मार्केट किसने किया है। तो ये सारी जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक इस प्रोसेस को बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग एंड पुटिंग लेबल ऑन द प्रोडक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं या लगाते हैं लेबल को, किस पे, प्रोडक्ट पे। ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रोडक्ट के पैकेज पे ही क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। आगे देखते हैं जी। Label is that part of the product which carries information about the product or the producer seller। लेबल वो पार्ट होता है प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको बताता है प्रोड्यूसर के बारे में, जिस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताई। लेबल में भी ए सिंपल टैग और अ डिस्क्रिप्टिव लेबल। लेबल एक सिंपल टैग भी हो सकता है और एक डिस्क्रिप्टिव लेबल भी हो सकता है। सिंपल टैग जैसे रेडीमेड गारमेंट्स पे आता है, जिस पे साइज लिखा रहता है और प्राइस लिखा रहता है और कंपनी का नाम लिखा रहता है। लेकिन एक जो लेबल होता है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे आता है। लेबल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इससे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट्स कंटेंट्स, प्राइस, मेथड्स ऑफ यूज एक्सेट्रा। उसके बारे में पता चलता है हमें कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसका प्राइस क्या है, कैसे कैसे से यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरर की डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल्स। लेबल जो होता है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या काम होते हैं लेबल के। पहला, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो ये प्रोडक्ट के किस में हेल्प करता है, प्रमोशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इस पे वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो एक कस्टमर को चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन वो जो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है वो सारी चीज़ें लेबल पे अवेलेबल होती है। एन अट्रैक्टिव लेबल एनकरेज द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द लेबल ऑफ एरियल डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड द मैसेज ऑफ चमक रखे नए जैसी। लेबल्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स सच एज लेबल मेंशनिंग 25% एक्स्ट्रा, बाय 3 गेट 1 फ्री एक्सेट्रा। क्योंकि लेबल के ऊपर ही ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनसे एक कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। लेबल क्या करता है, डिस्क्राइब करता है
किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और उसमें स्पेसिफाई करता है कि ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो दूसरा काम ये होता है लेबल का। तीसरा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। ये किसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेबल मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विद अ यूनिक लेबल। नेक्स्ट है जी हेल्प्स इन द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये किस में हेल्प करता है? प्रोडक्ट की ग्रेडिंग में हेल्प करता है। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं तो टाटा टी क्या आती है? अलग अलग उसमें आती है कि टाटा एक गोल्ड आती है, टाटा गोल्ड, दूसरा टाटा प्रीमियम, एक टाटा अग्नि। तो जो लेबलिंग होती है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिवाइड करने में भी हेल्प करती है, यानी कि ग्रेडिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो लेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है जो कानून की रिक्वायरमेंट है। जैसे टोबैको या सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखी रहती है, तो लेबल ये सारी वार्निंग को जो कानून की रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। अब इसकी एमटी देख लेते हैं। एमटी है प्रमोशन ऑफ डीआईजी रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रमोशन ऑफ डीआईजी रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रमोशन माने हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। डी माने डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। आई फॉर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। जी फॉर ग्रेडिंग, हेल्प्स इन द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। और इसी के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो ख़त्म हो जाता है। एक बार इसे हम अपने समरी नोट्स में भी देख लेते हैं कि बस जस्ट आपको फ्लो रिवाइज कराऊंगा इसका कि अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज किया है। तो देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स। हमने प्रोडक्ट मिक्स देखा था, इनफैक्ट इससे पहले हमने मार्केटिंग मिक्स से देखा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स सेट होता है उन सारे टूल्स का जो एक मार्केटर यूज करता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टारगेट मार्केट में। उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके 4 कॉमन टॉपिक्स यहाँ पे चलेंगे। जैसे प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस के साथ प्राइस मिक्स, प्लेस के साथ प्लेस मिक्स और प्रमोशन के साथ प्रमोशन मिक्स। फिर हमने आगे ये देखा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। वो सारे डिसीजंस जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए हैं जी? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिए है। इसमें फिर हमने देखा इसकी एमटी देखी थी बीपीएल। बीपीएल माने बी फॉर ब्रांडिंग, पी फॉर पैकेजिंग, एल फॉर लेबलिंग। अब ब्रांडिंग में हमने 2 चीजें देखी कि ब्रांड क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। फिर ब्रांड में हमने 2 चीजें देखी कि ब्रांड नेम क्या होता है और ब्रांड मार्क क्या होता है। और फिर इसमें 3 टॉपिक्स हमने आगे पढ़े हैं। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर जिसकी एमटी थी इंट्रोड्यूस योर डैड। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर जिसकी एमटी थी स्टेटस ऑफ IQ। और एक टॉपिक हमने देखा था क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे आ गए, पैकेजिंग पे आ गए। पैकेजिंग क्या होती है ये हमने देखा। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग तीनों हमने देखी। फिर उसमें पहला टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग कि पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस थी, उसकी एमटी हमने देखी। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ SIP। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, प्रमोट, UPI। और एक नोट मैंने यहाँ पे अलग से डाला है, पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। नेक्स्ट है जी लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर केवल एक ही टॉपिक था फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल और जिसकी एमटी थी प्रमोशन ऑफ DIG रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो चलिए वापस से अपने मेन नोट्स पे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम प्राइस के बारे में। पढ़ेंगे तो क्या, रिवाइज ही कर रहे हैं हम तो, ऑल्दो इन डेप्थ में कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्राइस होता क्या है। प्राइस वो अमाउंट होती है जो बायर सेलर को पे करके आता है बदले में किसी प्रोडक्ट के। यानी कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया तो कंसिडरेशन में जो मैं उसे पे करके आ रहा हूँ, जो अमाउंट पे करके आ रहा हूँ मनी की टर्म्स में, वो उसका प्राइस होता है। प्राइस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो प्राइस होता है उसे हम फेयर बोलते हैं। जो स्कूल एजुकेशन का जो प्राइस होता है उसे स्कूल फीस बोलते हैं। और जो प्राइस होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का उसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। प्राइसिंग में हमें क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट विदाउट प्राइस के बिक ही नहीं सकता। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर आपने उसका प्राइस ही नहीं सेट किया है, अच्छे से नहीं सेट किया है, तो आप उसे बेच नहीं सकते। प्राइस क्या करता है, आपके रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रखा होगा तो उस केस में भी आपका रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा रख दिया होगा तो उस केस में भी आपका जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट हो सकता है। ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं रीजंस की वजह से द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर मोस्ट मार्केटिंग फर्म्स। तो ज़्यादातर मार्केटिंग फर्म्स के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। अब नेक्स्ट है जी प्राइस मिक्स।
प्राइस मिक्स क्या होता है? वो सारे डिसीजंस जो आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के रिगार्डिंग लिए हैं, वो सारे डिसीजंस क्या होते हैं? प्राइस मिक्स के अंदर आते हैं। प्राइस मिक्स मीन्स all the decisions which are taken by the marketer for the determination of price of their product। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा जो प्राइस है वो अफेक्ट होता है, या आप ये कह लो कि जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो उस केस में हम कौन कौन से फैक्टर्स को अपने माइंड में कंसिडर करते हैं, और इन्हीं फैक्टर को कंसिडर करके हम अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फाइनली सेट करते हैं। पहला जो टॉपिक है या जो पहली हेडिंग है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ही ज़्यादा आई है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रखोगे, और वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर आपकी कॉस्ट कम आई है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो कम ही रखने वाले हो। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है? ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है ही नहीं है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम सेट करोगे। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट। अगर आपके प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट ज़्यादा है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपके प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये आपको भी पता है, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम ही रखोगे। नेक्स्ट है जी कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में अगर क्या है? कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे? कम रखोगे। और अगर आपका जो मार्केट में जो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कम है तो उस केस में एक टाइप से आपकी मोनोपोली भी बन सकती है, मतलब ऑलमोस्ट मोनोपोली भी हो सकती है, तो उस केस में आप अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा रख सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई बाउंडेशन लगाई है प्राइस डिटर्मिनेशन पे, या गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, जो प्राइस है, उसे अगर रेगुलेट कर रही है तो आपको फिर प्राइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा, या मतलब क्योंकि उसे क्या कर रही है? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। जैसे कोविड वैक्सीन का आप एग्जांपल ले सकते हो, तो जो प्रोड्यूसर है भले ही उनकी कॉस्ट कितनी आई या वो कितने का भी बेचना चाहते हो, क्योंकि एक ये क्या है लाइफ सेविंग ड्रग है, तो उस केस में क्या हुआ? सरकार ने इसके प्राइस को क्या किया? रेगुलेट किया। ऑल्दो क्या हुआ? सरकार ने तो ये फ्री में ही लगवाई, लेकिन फिर भी जो पैसा पे किया सरकार ने अपने बजट से, तो वो रेगुलेटेड प्राइस पे दिया। चाहे भले ही मतलब क्या हुआ हो कि वो ज़्यादा लेना चाहते हो, जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसका ज़्यादा पैसा चार्ज करना चाहते हो, लेकिन सरकार ने एक रेट तय किया कि हम आपको यही रेट देंगे, तो उस केस में हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन। एक सेलर ऐसा है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन एक सेलर ऐसा है जिसका कम प्रॉफिट में भी काम चल जाएगा। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है वो तो ज़्यादा प्राइस रखेगा, और जो कम प्रॉफिट कमाना चाहता है वो कम प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को बेच देगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी, तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा रखोगे, और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस केस में जो प्राइस है वो कम रखा जाएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड में क्या है कि अगर आपने नॉर्मली एडवर्टीजमेंट करा है, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, एक फर्म का मान लिया ये मानना है कि वो तो केवल पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा करके ही अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट कर देगी, लेकिन एक कंपनी का मानना ये है कि वो किसी सेलिब्रिटी के थ्रू क्या कराएगी? एडवर्टीजमेंट कराएगी। जो कंपनी क्या कर रही है? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसकी जो मार्केटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो पैसा निकलना है वो निकलना तो कस्टमर की जेब से ही है। तो क्योंकि इस कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट कम आ रही है तो ये कम प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है, एडवर्टाइजिंग है, वो किसी सेलिब्रिटी के थ्रू करवा रही है तो वो ज़्यादा प्राइस क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग जो कॉस्ट आई है वो ज़्यादा आई है। तो यहाँ पे हमारे 7-8 फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें क्या करना होगा? कंसिडर करना होगा जब हम क्या कर रहे होंगे? अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेट कर रहे होंगे। पहला है उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, चौथा है कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, पांचवा है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, छठा है प्रॉफिट मार्जिन, सातवां है प्रोडक्ट क्वालिटी, और आठवां है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। और यहाँ पे अब हमारा जो थर्ड पी है वो आ जाता है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे 4 पीस थी ना, प्रोडक्ट, प्राइस,
प्लेस, प्रमोशन, उसमें से हमने प्रोडक्ट का रिवीजन कर लिया, प्राइस का रिवीजन कर लिया। अब हम किसका रिवीजन करने वाले हैं? प्लेस का। प्लेस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जो जरूरी होती है क्या करने के लिए? टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, ताकि हम अपने गुड्स को और सर्विसेज को अवेलेबल करा पाए एट द राइट प्लेस, सही जगह पे, टू द राइट पीपल, सही इंसान को, एट द राइट टाइम, वो भी सही समय पे, सो दैट पीपल कैन परचेज द सेम, ताकि प्रोडक्ट को जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सके? परचेज कर सके। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना भी बेहतर हो, हमने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो और उसका प्राइस भी हमने एकदम अच्छे से सेट किया हो, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान के पास तक पहुंच ही नहीं पाया, तो ये क्या हो पाएगा? हमारा मतलब फेलियर ही हो पाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी अच्छा कर लिया और प्राइस भी अच्छा कर लिया, लेकिन हम उसे अवेलेबल ही नहीं करा पाए। क्या फ़ायदा होगा इतने अच्छे प्रोडक्ट को बनाने का जो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो? तो इसीलिए जो प्लेस है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो बात करता है कि सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान को जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाना चाहिए। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा है, इसमें एक टॉपिक और चलेगा जो कॉमन टॉपिक है, प्लेस मिक्स। प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस के साथ प्राइस मिक्स, प्लेस के साथ प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या होता है? सिंपली प्लेस मिक्स वो सारे डिसीजंस होते हैं जो हमने प्लेस के रिगार्डिंग लिए हैं कि कैसे कैसे हमारा प्रोडक्ट किन किन चैनल्स के थ्रू होकर के जाएगा, हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करने वाले हैं, स्टोरेज कैसे करने वाले हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करने वाले हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करने वाले हैं। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो प्लेस के अंदर आते हैं। अब इनको हमने मेजरली दो कैटेगरी में क्या किया है? डिवाइड किया है। पहला डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किन किन चैनल्स के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा, यानी कि हम मिडिल मैन का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ये डिसाइड करना है। और दूसरा डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स को फिजिकली अपने पास से यानी कि मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर के पास तक पहुंचाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग डिसीजंस आएंगे, वेयर हाउसिंग के डिसीजंस आएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल के डिसीजन आएंगे। तो वो वन बाय वन हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Channels of distribution are set of intermediaries or middlemen who help in the flow of goods and services from producer to consumer. Channels of distribution उन intermediaries का सेट होता है, उन मिडल मैन का सेट होता है जो हमारे प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को अपने पास से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इंटरमीडियरीज नॉट ओनली हेल्प इन द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो हेल्प इन द टाइटल मूवमेंट। इंटरमीडियरीज केवल गुड्स को फिजिकली मूव कराने में हेल्प नहीं करते बल्कि टाइटल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ओनरशिप को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा? होलसेलर को, तो गुड्स तो फिजिकली ट्रांसफर होंगे ही, यानी कि पोजेशन तो ट्रांसफर हो गई, साथ में जो टाइटल है यानी कि ओनरशिप है वो भी जाएगी। फर्दर आगे होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर को एक्सेस करने के लिए। टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर, फर्म्स टेक हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा। अब ये जो चैनल्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और दूसरा इनडायरेक्ट चैनल। जो डायरेक्ट चैनल है वो क्या होता है? डायरेक्ट चैनल में जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, जो सेलर होता है, जो मार्केटर होता है, वो किसी भी इंटरमीडियरी को यूज नहीं करता और वो क्या करता है? डायरेक्ट कंज्यूमर को क्या करता है? सप्लाई करता है। इसे D2C बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बीच में यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं होता। इन दिस चैनल द मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडियरी। दिस चैनल इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैनल। सबसे शॉर्टेस्ट होता है और सबसे सिंपल होता है। दैट्स वाई इसे क्या भी बोला जाता है? जीरो लेवल चैनल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई इंटरमीडियरी है ही नहीं। डायरेक्ट चैनल हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेट एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जो डायरेक्ट चैनल होता है वो क्या करता है? स्ट्रेट और डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड कौन कौन से होते हैं? तो 5 मेथड होते हैं। पहला चेन स्टोर्स, जैसे बाटा, मैकडी, वुडलैंड एक्सेट्रा, इनके चेन स्टोर्स होते हैं। ये हमने 11th क्लास में मतलब डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट होती है जी डोर टू डोर सेलिंग, इसे कैनवासिंग भी बोलते हैं। डोर टू डोर सेलिंग क्या होती है? कंपनी अपने ही बिहाफ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और उन एम्प्लॉयज़ को कंपनी के प्रोडक्ट की डोर टू डोर सेलिंग कराती है, गली मोहल्लों में जा कर के। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर सेलिंग,
ये आप क्या कर सकते हो कि जो मेल ऑर्डर सेलिंग होती है आज के टाइम पे, तो मतलब ये काफ़ी इंटरनेट सेलिंग थ्रू इंस्टाग्राम वगैरह होती है। लेकिन एक टाइप से ये क्या होता है कि यहाँ पे मेल भेज करके और उसके बाद मतलब हमने अपना ऑर्डर दे दिया और फिर हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। जबकि आजकल तो मतलब ये इतना ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे आ गए जिनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीमार्केटिंग। इसका एग्जांपल है naptol.com कि ये अपना कोई तो एक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और उस पर एक नंबर फ्लैश कर रहे होते हैं और उस नंबर पे हमें कॉल करके ऑर्डर देना होता है, देन ये क्या कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सेलिंग। इंटरनेट सेलिंग मतलब बाय यूजिंग द इंटरनेट, मतलब किसी भी फॉर्म में आप इंटरनेट के थ्रू बेच सकते हो D2C। तो ये 5 तरीके होते हैं। पहला चेन स्टोर, दूसरा डोर टू डोर सेलिंग जिसे कैनवासिंग बोलते हैं, तीसरा मेल ऑर्डर सेलिंग, चौथा टेलीमार्केटिंग और पांचवा इंटरनेट सेलिंग। नेक्स्ट है जी इनडायरेक्ट चैनल। जब बीच में हम इंटरमीडियरीज को यूज करते हैं तो ये कौन से चैनल होते हैं, इनडायरेक्ट चैनल। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व्स वन और मोर इंटरमीडियरीज टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जब हम बीच में इंटरमीडियरीज को यूज करते हैं तो इसको इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला 1 लेवल, दूसरा 2 लेवल और तीसरा 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर एक इंटरमीडियरी को यूज करता है, वो कौन होता है, रिटेलर। 2 लेवल में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो 2 इंटरमीडियरी को यूज करता है, रिटेलर को और होलसेलर को। और 3 लेवल में क्या होता है, 3 लेवल में 3 इंटरमीडियरीज होते हैं, एक रिटेलर, एक होलसेलर और एक आपका एजेंट। यानी कि कंपनी किसको बेचती है, एजेंट को, एजेंट किसको बेचता है, होलसेलर को, और होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, रिटेलर फाइनली किसको बेचता है, कंज्यूमर को। तो ये 3 लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीच में 3 इंटरमीडियरी आ रहे हैं, एक एजेंट, एक होलसेलर और एक रिटेलर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, एक तो ये प्रोड्यूसर के या जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके एफर्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अब क्या करना है, केवल अगले वाले बंदे को अपना जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र करना है, उसके आगे की जो हेडेक है वो सब किसकी होगी, वो अगले वाले बंदे की होगी, यानी कि एजेंट की या होलसेलर की या रिटेलर की होगी। इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसे लार्ज एरिया को कवर करने में हेल्प मिल जाती है। यानी कि अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा है तो उस केस में जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा स्पेस में या ज़्यादा मार्केट में कर सकता है। इससे उसे हेल्प मिल जाती है कस्टमर को, क्योंकि वो एक ही स्टोर से क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो तो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है और कस्टमर को लेट से बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चाहिए, उसे शैम्पू भी चाहिए, उसे ऑयल भी चाहिए, उसे सोप भी चाहिए, उसे कंडीशनर भी चाहिए। तो अब ये क्या हो सकता है कि और उसे ये अलग अलग ब्रांड के चाहिए, तो अगर वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदेगा तो उसे अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो इस केस में उसकी जो एनर्जी है, टाइम है, उसके एफर्ट है, ज़्यादा लगेंगे। लेकिन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, एक रिटेलर के पास तो ये सारे प्रोडक्ट एक ही स्टोर में अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में कस्टमर को कन्वीनियंस रहती है कि वो एक ही स्टोर से अपने सारे प्रोडक्ट को, जो भी इसको रिक्वायरमेंट है, वो खरीद सकता है। और इससे क्या भी होता है, दे प्रोवाइड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। क्योंकि जो कौन होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, जो एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, ये डायरेक्ट किसके टच में रहते हैं, कस्टमर के टच में रहते हैं। कस्टमर अपना जो फीडबैक है वो किसको देगा, रिटेलर को देगा। रिटेलर जो फीडबैक है वो किसको देगा, होलसेलर को देगा। और होलसेलर जो है वो फीडबैक एजेंट को देगा। फाइनली एजेंट जो फीडबैक है कस्टमर का वो किसको देगा, कंपनी को देगा। तो इस प्रकार से कि कंपनी को क्या क्या नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए, कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो कंपनी को ये भी पता चल जाता है। क्योंकि ये लोग जो मिडल मैन होते हैं वो डायरेक्ट टच में होते हैं किसके, कस्टमर के। तो ये 4 फायदे होते हैं। पहला, एक तो एफर्ट कम हो जाएंगे प्रोड्यूसर के। दूसरा, वो लार्ज एरिया को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तीसरा, कस्टमर को आसानी हो जाएगी क्योंकि वो एक ही स्टोर से क्या कर सकता है, सारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। और चौथा, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसे मार्केट के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको कंसीडर करके वो आगे फर्दर अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके हम क्या करेंगे, अपने जो डिसीजन लेंगे, किसको कौन से वाले डिसीजन कि कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। अब हम उन्हें क्या करते हैं, वन बाय वन रिवाइज करते हैं। पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। उसके अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स होगी, जिसमें कि सबसे पहली है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उस केस में डायरेक्ट चैनल्स यूज किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माने जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो मशीनरी वगैरह होती है, तो इनके लिए जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट चैनल यूज करेगा। लेकिन अगर एफएमसीजी है, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, तो उस केस में क्या होगा, जो चैनल्स यूज किए जाएंगे वो लॉन्गर चैनल्स यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है पेरिशेबिलिटी। अगर आपका जो प्रोडक्ट है पेरिशेबल है, यानी कि उसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, तो उस केस में क्या होंगे, शॉर्टर चैनल यूज किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम लॉन्गर चैनल्स यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो उसकी जो फ्रेशनेस है वो लूज हो जाएगी। तो इस केस में पेरिशेबल प्रोडक्ट के केस में हम शॉर्टर चैनल को यूज करेंगे, और जो आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट है उनके लिए लॉन्गर चैनल यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जो यूनिट वैल्यू है वो कम है तो उस केस में लॉन्गर चैनल को यूज किया जाएगा। और अगर यूनिट वैल्यू यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है, जैसे कि 10-20 हज़ार रुपये वाले प्रोडक्ट है, 30 हज़ार रुपये वाले प्रोडक्ट है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो यूज़ करेंगे वो शॉर्टर चैनल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी, इसी में जो हेडिंग है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। यानी कि अभी तक तो हमने देखे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करके हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में यानी कि हमें कंपनी के भी कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। उनको कंसीडर करके हम क्या करेंगे, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें सेलेक्ट करेंगे। पहला है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोलता है कि अगर कंपनी अमीर है, कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो प्रोडक्शन तो मैनेज कर ही सकती है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज कर लेगी। तो इस केस में ये वाली जो कंपनी है वो डायरेक्ट चैनल्स को क्या करेगी, प्रेफर करना चाहेगी, यानी कि शॉर्टर चैनल को प्रेफर करना चाहेगी। लेकिन अगर कंपनी के पास फंड्स की कमी है, पैसों की स्कैर्सिटी है, तो उस केस में वो किस पर रिलाई करेगी, जो लॉन्गर चैनल्स है उन पे उन्हें रिलाई करना होगा। क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है तो उसको जल्दी जल्दी से पैसा चाहिए। तो जैसे ही वो अपना जो प्रोडक्ट है वो एजेंट को या होलसेलर को, रिटेलर को भेज देगी, उसी के साथ साथ उसके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है, तो इस केस में वो लॉन्गर चैनल को क्या करेगी, प्रेफर करेगी। नेक्स्ट है जी डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। यानी कि एक कंपनी है वो चाहती है कि पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथों में रहे। जब तक प्रोडक्ट की डिलीवरी किसके पास नहीं हो जाती, कस्टमर के पास नहीं हो जाती, तब तक सारा कंट्रोल उसी के हाथों में रहे। तो ये कंपनी किस पे रिलाई करेगी, डायरेक्ट चैनल पे रिलाई करेगी। लेकिन अगर ये कंपनी ये चाहती है कि सारा कंट्रोल हमारे हाथों में ना हो और जितना जल्दी हो सके बस ये प्रोडक्ट यहाँ से निकले, तो उस केस में क्या होगा, ये कंपनी लॉन्गर चैनल्स पे रिलाई करेगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है, तो पोजेशन भी और टाइटल भी जल्दी से जल्दी एजेंट को ट्रांसफर करना चाहती है। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। ये क्या है, कई बार तो हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वही सेलेक्ट करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर ने किया है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मामाअर्थ का एग्जांपल लेते हैं कि इनिशियल फेज में उन्होंने क्या किया, D2C किया, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे मामाअर्थ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो उन्होंने अपने जो आउटलेट्स है वो भी खोलने चालू कर दिए, साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। यानी कि आज के दिन पे आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट किसी रिटेल काउंटर पे भी मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी वो क्या करते हैं, देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरुआत में तो जहाँ पे जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वो लॉन्गर चैनल यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शुरुआत में डायरेक्ट चैनल को प्रेफर किया। लेकिन जैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ उन्होंने लॉन्गर चैनल्स को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स भी लगते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर क्या है, उसमें पहला है साइज ऑफ मार्केट। अगर आपका जो मार्केट साइज है वो कम है तो उस केस में आप खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर सकते हो, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेगी। लेकिन अगर आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट एरिया है, तो उस केस में तो आपको लॉन्गर चैनल पे ही रिलाई
करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अगर आपके जो बायर है वो एक ही एरिया में कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह पे है, तो उस केस में आप डायरेक्ट चैनल को भी प्रेफर कर सकते हो, यानी कि खुद ही डिलीवरी आप क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे। लेकिन अगर आपके जो बायर्स है वो स्कैटर्ड है, वो फैले हुए हैं, तो उस केस में आपको तो लॉन्गर चैनल्स को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। और लास्ट हेडिंग है क्वांटिटी परचेज्ड। अगर जो बास्केट साइज होता है, जो टिक साइज होता है, जो एवरेज ऑर्डर साइज होता है, अगर वो कम है तो उस केस में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चैनल अगर यूज़ करोगे तो वैसे ही ऑर्डर साइज क्या है, कम है, तो इतनी ज़्यादा हेडेक हो जाएगी कंपनी के ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो अपने प्रोडक्शन को देखे या डिस्ट्रीब्यूशन को देखे, इसमें मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इस केस में अगर ऑर्डर साइज क्या होता है, कम होता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो लॉन्गर चैनल्स है यानी कि जो इनडायरेक्ट चैनल्स है वो प्रेफर करती है। लेकिन अगर ऑर्डर साइज बड़ा है, बास्केट साइज क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में क्योंकि एक ही ऑर्डर कंपनी को बड़ा मिल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो उस केस में कंपनी ऑप्ट कर सकती है डिलीवरी को खुद ही मैनेज करना। यानी कि उस केस में कंपनी शायद ऐसा हो कि इनडायरेक्ट चैनल्स को यूज़ ही ना करे और प्रेफर करे वो किसको, डायरेक्ट चैनल को। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हमारा एक डिसीजन पूरा हो जाता है, डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिसीजन है डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी तो हमने ये सेलेक्ट किया कि हमारा जो गुड है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो किन किन चैनल्स के थ्रू होकर के फाइनली कंज्यूमर के पास तक जाएगा। अभी तक हमने ये ही डिसाइड किया है। अब हमें फिजिकली गुड्स को क्या कराना है, मूव कराना है। अभी तक तो जो लड़की थी वो अपने बाप के ही घर थी, अपने पिता के घर पे ही थी, लेकिन अब वो उसे क्या हो रही है, अब उसे क्या करना है, विदा करना है। तो फाइनली अब फिजिकली क्योंकि क्या कराना है, गुड्स को मूव कराना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें कई सारे डिसीजंस लेने होंगे। वन बाय वन हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसमें क्या है, पहला है जी, मतलब जो पहला टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट। जो फिजिकली जो हम गुड्स को मूव कराएंगे उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या कंपोनेंट है। तो 4 कंपोनेंट है। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है वेयर हाउसिंग और चौथा है इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग वो टाइम होता है या वो स्टेप्स होते हैं जो किसके बीच में लिए जाते हैं, जो स्टेप्स किसके बीच में लिए जाते हैं, ऑर्डर मिलने से, यानी कि कस्टमर के ऑर्डर मिलने से और कस्टमर को ऑर्डर की डिलीवरी करने तक का जो मीन टाइम होता है, जो बीच का टाइम होता है, और उसमें हमने जो जो भी स्टेप्स लिए होते हैं वो होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक्यूरेट और स्पीडी प्रोसेसिंग होना चाहिए ऑर्डर की, यानी कि हमने ऑर्डर को बहुत एक्यूरेटली प्रोसेस किया हो और स्पीडली प्रोसेस किया हो। जैसे हम यहाँ पर रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब कस्टमर जाता है और ऑर्डर देने के बीच में, ऑर्डर देने से ऑर्डर मिलने तक का जो टाइम गैप होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। और रेस्टोरेंट में अगर क्या होता है कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर बिल्कुल जल्दी नहीं हो रही है ना, यानी कि उसमें देरी हो रही है, तो उस केस में जो कस्टमर है वो अपना इंटरेस्ट क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, स्पीडली होना चाहिए टू एनहांस द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ताकि हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को क्या कर सके, एनहांस कर सके। इफ द प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर इज डिलेड, और अगर ये इसमें देरी होती है, देन द कंज्यूमर में लॉस इंटरेस्ट एंड स्विच ओवर द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, वो अपना इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में खो देगा और वो जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसमें क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा ट्रांसपोर्टेशन और उसके नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। ये हमने पार्ट फर्स्ट में डिटेल में इनका क्या किया हुआ है, इनका रिवीजन किया हुआ है हमने, ट्रांसपोर्टेशन का भी और वेयर हाउसिंग का भी। कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में, तो वहाँ पे हमने इन्हें डिटेल में रिवाइज किया था, तो यहाँ पे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे वरना ये मजदूरी करने जैसा होगा बिल्कुल। और इसमें लास्ट है जी इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हम डिसाइड करते हैं कि कितना लेवल इन्वेंट्री का हमें मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत कम इन्वेंट्री मेंटेन करी, इन्वेंट्री तो आप समझते होंगे, इन्वेंट्री मतलब चाहे तो वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो WIP हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, और चाहे वो फिनिश गुड्स हो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो हमें ये डिसाइड करना है यहाँ पे कि इन्वेंट्री हमें कितनी मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री अगर हमने बहुत कम मेंटेन करी तो उस केस में कस्टमर के वापस जाने का डर हो सकता है, जिसमें हमें नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि जो कस्टमर हमें पैसा कमा के दे सकता था, जो हम सेल कर सकते थे, और उस सेल को करने से जो पैसा हम कमा सकते थे,
तो वो प्रॉफिट फोरगोन हो जाएगा, वो प्रॉफिट चला जाएगा। और फाइनेंस की लैंग्वेज में एक चीज़ बोली जाती है कि पैसों का ना आना भी पैसों का जाना ही है। तो ये तो इस केस में होगा। लेकिन अगर हमने इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मेंटेन कर ली तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने की दो कॉस्ट आती है, एक कैरिंग कॉस्ट आती है और एक होल्डिंग कॉस्ट आती है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है कि काश मैं ये पैसा किस में इन्वेस्ट ना करता, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट ना करता, कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो एटलीस्ट वहाँ से एक रिटर्न तो आती। तो क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लगा ली जो शायद मे बी ना बिके, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आएगी। तो एक तो मेरे को इसका नुकसान होगा कि मैं कहीं और से रिटर्न कमा सकता था, तो ये तो हुई कैरिंग कॉस्ट। दूसरी होती है जी होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री की हमें टेक केयर भी तो करनी पड़ेगी, उसे स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे उस गोडाउन का, उस वेयर हाउस का हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। जो वहाँ पे जो कीपर होगा, जो स्टोर कीपर होगा या जो स्टॉक को मेंटेन करता होगा, उस बंदे की हमें क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। हमें मे भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये आती है हमारी होल्डिंग कॉस्ट। तो अगर हम इन्वेंट्री को ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे तो उस केस में हमारी दो कॉस्ट आती है। तो हमें एक ऐसा लेवल ऑफ इन्वेंट्री का मेंटेन करके चलना है कि हमारा कस्टमर भी वापस ना जाए और हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ना आए। तो हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। तो फाइनली मैं ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। सो एन आइडियल लेवल ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन्ड सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमें इन्वेंट्री का लेवल वो लगाना है कि ताकि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में और कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस क्या कर पाए, क्रिएट कर पाए। और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है, जैसे कि जस्ट इन टाइम, JIT, ABC, ऑलवेज, बेस्ट कंट्रोल, 6 सिग्मा। तो ये सारी टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। ऑल्दो ये मैंने अपने नोट्स में आगे कवर अप की है, फिर भी हम इनका रिवीजन नहीं करने वाले हैं क्योंकि इनको हम डिटेल में अपने बैच में तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है तो इसमें हम इसको कवर अप नहीं करेंगे और वैसे भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं अपने रेगुलर बैच में। अब जो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो बड़े फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेंट्री को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए हम इन्वेंट्री का जो लेवल है वो मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। उसमें पहला है पॉलिसी ऑन लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी कस्टमर को अपने वापस नहीं भेजेंगे, उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करके भेजेंगे, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी ले, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, आप ही बता दो क्या करना होगा। हमें इन्वेंट्री का लेवल ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर वापस ना जाए। लेकिन अगर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेके जाए तो चला जाए और नहीं जाए तो तब भी सही, तो उस केस में तो हम कम इन्वेंट्री में भी क्या कर लेंगे, काम चला लेंगे। तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है जी एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। हमारा जो सेल्स मैनेजर है, अगर वो सेल्स एक्यूरेटली क्या कर पा रहा है, फोरकास्ट कर पा रहा है, बता पा रहा है कि नेक्स्ट मंथ में हम इतनी सेल करेंगे, और मतलब 5-10% तो मतलब ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% का चेंजेस आ रहे हैं। तो उस केस में अगर फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग बहुत बेहतर है, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सटीक है, तो उस केस में हम कम इन्वेंट्री में भी क्या कर लेंगे, काम चला लेंगे। लेकिन अगर हमारी जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो वाहियात है, हम सोचते हैं 100 यूनिट बिकेगी लेकिन बिकी 50 ही, हम सोचते हैं कि 100 यूनिट बिकेगी, डिमांड आ गई 300 की, तो इस केस में हमारी सेल्स फोरकास्टिंग अच्छी नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने रिस्क को कवर करने के लिए हमें ज़्यादा इन्वेंट्री का लेवल मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत फास्ट है तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, कम इन्वेंट्री में भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फास्ट नहीं है तो उस केस में हमें ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया हमारी शॉप है और हमारे आसपास में होलसेलर अवेलेबल है, तो अगर हमारे यहाँ पे कोई स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो हम कस्टमर को रोक करके ये बोल सकते हैं कि जी हम गोडाउन में से लेके आ रहे हैं अभी अपने, ऑल्दो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, होलसेलर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास में ही है, मतलब 2-3-5 दुकान छोड़ के हो सकता है या सेम मार्केट में हो सकता है। तो क्योंकि हम जल्दी से डिलीवरी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम कम इन्वेंट्री लगा करके भी अपना काम चला लेंगे। लेकिन हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, लेट्स से उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, किसी दूसरी कंट्री से होती है, फॉरेन कंट्री
से होती है, तो हम उसे ये तो नहीं बोलेंगे ना बैठ भाई बैठ अभी इतने चाय पी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, लेट से चाइना से लेके आते हैं, अगर हमारा वो चाइना से आता है, या हम लंदन से अगर वो आता है तो हम बोलते हैं भाई चाय वाय पियो, और अभी हम क्या लेके आ रहे हैं, लंदन से ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, इतने तुम यहीं रुकना। तो कस्टमर भी बोले भाई पागल है क्या, ठीक है, वो कैसे बैठेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे क्या ही नहीं है, फास्ट नहीं है। तो इस केस में आपको पहले से ही एक्स्ट्रा स्टॉक लगा करके इन्वेंट्री का लेवल मैनेज करके पहले से ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलता है, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को स्टॉक लगाने की या एक्स्ट्रा लेवल मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लगाना चाहोगे। लेकिन एक्स्ट्रा स्टॉक को मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में आप क्या लगाना पसंद करोगे, कम स्टॉक लगाना पसंद करोगे। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है हमारे एडिशनल टॉपिक्स नोट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टॉपिक्स को हम यहाँ पे रिवीजन में कवर अप नहीं करेंगे, रेगुलर बैच में तो हम इन्हें पढ़ते ही है, डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा एक हफ्ता लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वैसे भी आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। जस्ट मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ कि ये इन्वेंट्री टेक्निक होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने की। फर्स्ट है जस्ट इन टाइम, दूसरी है ABC एनालिसिस जो होती है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, तीसरी सिक्स सिग्मा, चौथी है आपकी काइजन, और पांचवी है आपकी लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये सब मैन्युफैक्चरिंग में या इन्वेंट्री को मैनेज करने में ये सारी टेक्निक्स काम में आती है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा प्रमोशन। आपको पता है कि 4 P's होते हैं हमारे, कौन कौन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हाँ जी। तो अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, प्रमोशन। काफ़ी लेंदी पार्ट है ये वाला भी, प्रमोशन वाला भी। आई थिंक जितना हमने अभी तक कवर अप किया है तो लगभग उससे थोड़ा सा कम टाइम हमें इसे कवर करने में लगेगा। तो चलिए जी इस अंतिम टॉपिक को भी अंजाम देते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन 4th मेजर एलिमेंट होता है किसका, मार्केटिंग मिक्स का। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है विच एम टू इन्फॉर्म कस्टमर, जिनका मकसद होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोडक्ट, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, एंड मोटिवेट देम टू बाय दीज प्रोडक्ट, जहाँ पे हम उसे क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि तू ये प्रोडक्ट क्या कर ले, बाय कर ले। अब इसी के साथ वाला टॉपिक है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है, वो सारे डिसीजंस जो हमने किसके रिगार्डिंग लिए बच्चों, प्रमोशन के रिगार्डिंग लिए, वो क्या होता है, प्रमोशन मिक्स होता है। अब प्रमोशन के क्या होते हैं, 5 रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। वो क्या है, पाप को पब्लिक में सेल करेंगे, बोलो पाप को पब्लिक में सेल करेंगे। P फॉर पर्सनल सेलिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग, P फॉर पब्लिसिटी, पब्लिक फॉर पब्लिक रिलेशन, सेल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। ये हमने फंक्शंस ऑफ किस में भी देखे थे, मार्केटिंग में भी देखे थे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ये कह के छोड़ दिया था कि अगले पार्ट में हम इनको डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं, और आज हम इनको डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है मैसेज की इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होता है। जैसे हमारी मम्मी लोग क्या करती है कि साड़ी लेने के लिए जाती है, तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो पूरा साड़ी को पहन के दिखा रहा होता है, गोल गोल घूम के, और वो बता रहा होता है कि देखिए भाभी जी ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी, ये कलर बहुत अच्छे से सूट करेगा आपके ऊपर, आजकल ये नया फैशन चल रहा है, ये नया ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ओरल प्रेजेंटेशन दी जा रही है। जो सेलर होता है वो एक बंदे को हायर किया होता है जिसको पर्सनल सेलर बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक ओरल प्रेजेंटेशन देता है, और ये जो प्रेजेंटेशन होती है किसकी फॉर्म में होती है, कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में होती है। यानी कि यहाँ पे मोनोलॉग नहीं होता, यहाँ पे डायलॉग होता है। इधर से ये भी बोलता है पर्सनल सेलर भी, उधर कस्टमर भी क्या होता है, इस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है विद 1 और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। यानी कि ये जो बंदा है, जो पर्सनल सेलर है, जो ओरल प्रेजेंटेशन देता है, वो किसको देता है, या तो एक कस्टमर को या एक से ज़्यादा कस्टमर को। कई बार आपने देखा होगा कि हम सिंगल क्या करने जाते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, लेकिन कई बार फैमिली के साथ जाते हैं, 2-4 अपने फ्रेंड्स को लेकर के जाते हैं परचेजिंग करने। तो उस केस में ये क्या होती है, एक से ज़्यादा बंदे के साथ भी जो ये क्या करता है, कॉन्वर्सेशन करता है। तो वापस से एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज in the form of a conversation with 1 or more prospective customer to make sales, ताकि वो क्या कर पाए, सेल्स कर पाए।
अंडर पर्सनल सेलिंग कंपनीज अपॉइंट सेल्स पर्सन। कंपनी क्या करती है, सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है। हु कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर, जो किसको कॉन्टैक्ट करता है, प्रोस्पेक्टिव बायर को, टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट कर सके। एंड प्रेफरेंसेस टू मेक द सेल, ताकि वो क्या कर पाए, सेल कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। फीचर्स क्या होते हैं जी पर्सनल सेलिंग के। पहला तो क्या होता है, ये पर्सनल फॉर्म होती है। क्या होती है, पर्सनल फॉर्म। पर्सनल फॉर्म क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ये मोनोलॉग नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, डायलॉग क्रिएट होते हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशन होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड बायर। इट लीड्स टू इंटरैक्टिव डिस्कशन एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। इट क्रिएट्स डायलॉग, यानी कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जो ये पर्सनल सेलर होता है ना, ये क्या भी डेवलप करता है, रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। आपने देखा होगा कि जो मम्मी लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जो लोकल हमारे जो मार्केट में जो सेलर होते हैं उनसे ही साड़ी लेना पसंद करती है, किसी मॉल वगैरह में से साड़ी लेना पसंद नहीं करती। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जितने अच्छे से यहाँ पे जो लोकल मार्केट में जो सेलर होते हैं वो अच्छे से मम्मी को कन्विंस कर पाते हैं, वो उतना वहाँ पर नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि एक रिलेशनशिप क्या हो जाती है, कस्टमर के साथ डेवलप हो जाती है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि हम किसी, या देखा होगा या खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि हम उसी सेलर के पास जाते हैं जिसके यहाँ पे हम परमानेंटली पहले से ही लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और कुछ रिलेशनशिप क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो हम ऑलवेज उसे प्रेफर करते हैं। तो जो पर्सनल सेलर होता है वो क्या भी डेवलप करता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है। कई बार ये भी होता है कि एक शॉप पे अगर 5-10 पर्सनल सेलर काम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कस्टमर एक ही बंदे से जा कर के क्या करता है, मतलब परचेजिंग करता है। वो कई बार अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो वो ऑनर को बोलता है कि भैया आज वो बंदा नहीं आया क्या पर्टिकुलर, हम तो उसी से परचेज करते हैं, वही हमें दिखाता है, क्योंकि उसको हमारी पसंद और नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारा टेस्ट क्या है, हमारा प्रेफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें पता है। भैया ये तो टाइम पास कर रहे तो दिखा ही नहीं रहे हैं, आप उसी बंदे को बुलाओ ना जिससे हम हमेशा लेके जाते हैं, हमेशा वही हमें क्या करता है, हैंडल करता है। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग में रिलेशनशिप भी क्या होती है, डेवलप होती है। पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। वही बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, सच अ हेल्दी रिलेशनशिप हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सेल्स। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है, जो डेवलप की होती है पर्सनल सेलर ने, वो सेल करने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। ऑल्दो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्पज से इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी से इसे देख लेते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्या खास बात होती है। पहला, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, यानी कि उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसके प्राइस के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने कुछ पूछा और वो बता ही ना पाया हो, तो वो नॉलेजेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज़, उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो सामने वाले कस्टमर को एक इमेजिनेशन में ले जाए, एक अलग ही फील्ड में ले जाए, कि जहाँ पे वो कस्टमर को ये रियलाइज़ कर पाए कि तू अगर ये प्रोडक्ट लेगा ना भाई तो तेरी लाइफ में मतलब कुछ तो ऐसा हो जाएगा, कुछ तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा और तेरे को ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो एक अलग ही इमेजिनेशन में ले जाए। तो मेंटल क्वालिटीज़ वो एक सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उसे मतलब झूठ मूठ बोल करके सामने वाले को, कस्टमर को, प्रोडक्ट को चिपकाते आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने झूठ बोल करके कोई प्रोडक्ट को बेच दिया तो कस्टमर आज तो ले जाएगा लेकिन फ्यूचर में रिपीट सेल नहीं हो पाएगी और वो उस दुकान पे या उस शॉप पे या उस सेलर के पास नहीं आएगा। तो एक जो सेल्स पर्सन होता है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सेल्स पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि जी आप ऑनेस्टली बताते हैं, वो ऑनेस्ट अपना फीडबैक देते हैं कि ये वाली चीज़ आपके लिए सही नहीं है या ये जिस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो वो सही नहीं रहेगी उस पर्पज़ में, तो आप ये वाली चीज़ लो। तो वो ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं अपना, तो उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वो अच्छे मतलब सामने वाले को उसे सुनते आना भी चाहिए, ऐसा नहीं केवल अपनी अपनी बातें बोल रहा हो, वो एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है परसिस्टेंट, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर ने कुछ बोला
कि भैया ये तो आपका वाहियात प्रोडक्ट है, ये है वो है, अब तुम्हारे पास तो है ही नहीं है और रहने दो तुम तो उसे कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसे हार जाना चाहिए या थक जाना चाहिए। उसे जब तक है जान तब तक उसे क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट डालने चाहिए लास्ट मोमेंट तक भी। तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाना और उसे पसंद करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है टैक्टफुलनेस, यानी कि वो क्या कर सकता हो, एडजस्ट कर सकता हो अपने आप को एज पर द सिचुएशन। कस्टमर जैसा हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता हो। नेक्स्ट है फिजिकल क्वालिटीज़, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, मतलब कैसे, उसका हेल्दी फिजिक होना चाहिए और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट से कोई कॉस्मेटिक शॉप पे है या कोई ज्वेलरी की शॉप पे है या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे है तो बंदा नहा के नहीं आ रहा है और बड़ा अनहाइजीन टाइप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए और हेल्दी फिजिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कोर्टेसी, यानी कि वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, वो अच्छे से डील करते आना चाहिए उसे कस्टमर को, वो सिंपैथेटिक होना चाहिए और कोर्टियस होना चाहिए अपने कस्टमर के लिए। नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक, उसके अंदर एक ज़ील हो, एक उमंग हो, एक खुशी हो। ऐसे नहीं कि कस्टमर आ गया खड़ूस, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार अब परेशान करेगा ये। तो उसे अंदर से ही उसमें क्या होना चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो एक अच्छे सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। क्या क्या, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर मेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए और फिजिकल क्वालिटीज़ हो उसमें, और कोर्टेसी। ठीक है, और लास्ट एक और भी है एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। हमने क्या देखा, एमटी क्या थी हमारी, पाप को पब्लिक में सेल करेंगे, पी फॉर पर्सनल सेलिंग। अब नेक्स्ट है ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म होती है किसकी, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की। नॉन पर्सनल क्यों होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो वन वे होता है। एडवर्टीजमेंट दिया जाता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि कस्टमर भी क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सके, जैसे किस में होता है, पर्सनल सेलिंग में होता है। और ये फ्री में तो होता नहीं एडवर्टाइजमेंट, ये पेड फॉर्म होती है, पैसा दे करके कराना पड़ता है। तो ये पेड फॉर्म होती है किसकी, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक कौन होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए क्या कराता है, जो कंपनी होती है वो प्रमोशन कराती है, यानी कि प्रमोशन इन द सेंस में मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट कराती है। तो एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म होती है, और पेड फॉर्म होती है लेकिन नॉन पर्सनल होती है, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग नहीं होता, यहाँ पे केवल मोनोलॉग होते हैं। और कौन कराता है इसे, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट को या उसके लिए क्या कराती है, एडवर्टीजमेंट कराती है। आज के टाइम में जो एडवर्टीजमेंट है वो मोस्ट कॉमनली यूज टूल है किसका, प्रमोशन का। एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और डिटेल्स प्रोवाइड कराता है किसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, गुड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, वगैरह वगैरह। और जो बेसिक पर्पस होता है एडवर्टीजमेंट का वो होता है टू इंक्रीज द डिमांड एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है और उसकी जो सेल है वो हम बूस्ट अप कर पाए। सम कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर टेलीविज़न, मैगजीन्स, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि हम जो ऐड दे सकते हैं वो कहाँ पे दे सकते हैं, टेलीविज़न में, टीवी में, मैगजीन्स में दे सकते हैं, रेडियो में, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। और इवन आज के टाइम पे तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बड़ी बड़ी कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्या कर रही है, रिलाई कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं, हमने ऊपर 3 चीज़ें देखी थी जिनको हमने हाईलाइट किया था। पहला पेड फॉर्म, दूसरा इम्पर्सनैलिटी और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एक तो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो पैसा दे करके, यानी कि पेड फॉर्म होती है, वो पे करके हमें क्या कराना पड़ता है। नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी मीन्स कि यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं होते, यहाँ पे मोनोलॉग, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट जो कराता है, ये कोई क्या कराता है, आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल या कंपनी कराती है। ठीक है जी।
नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का रोल क्या होता है, ये किस में हेल्प करती है? पहला, क्रिएट्स डिमांड। नो डाउट कि एडवर्टीजमेंट हम कराते क्यों है, ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बूस्टअप हो जाए। दूसरा, एजुकेट कस्टमर, ताकि हम कस्टमर को क्या कर पाए, इन्फॉर्म कर पाए किसके बारे में, अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में कि मार्केट में, कि ये हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक ऐड को तैयार करने में काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमें आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनिमेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन सारे लोगों को जॉब मिलेगी जब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। तो जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा तो अलग अलग जो प्रोफाइल के बंदे हैं हमें उनको हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है। और नेक्स्ट है सस्टेन्स द मीडिया। इससे क्या भी सस्टेन कर पाएगी, कौन सस्टेन कर पाएगी, मीडिया। क्योंकि मीडिया चलती कैसे है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही तो चलती है। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो हमें न्यूज़ देते हैं, और बीच में जो एडवर्टीजमेंट आता है, जो एडवर्टीजमेंट कंपनी जो अपने ऐड चलाती है उनसे वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। यानी कि दो लोगों को मिलाने का काम एक थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है ना। तो जो एडवर्टाइज़र है वो एडवर्टाइज़र किसको पे करता है, मीडिया वालों को पे करता है, जिससे वो क्या करते हैं, मतलब उससे हमें क्या करते हैं, वो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, और बीच में जो ऐड वगैरह रन होते हैं उनसे वो पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है, इसका रोल एक और ये है कि मास रीच। एडवर्टाइजमेंट एक जो होता है वो ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक हम अपनी रीच को बना सकते हैं। लेट से हमने 1 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, और उनसे हम क्या कर पाए, 10 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए। तो जो पर यूनिट कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट की वो तो काफ़ी कम हो गई ना। तो हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा लोगों तक एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, जो जिन प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है कस्टमर सोचते हैं भाई देख इसका ऐड आता है टीवी पे, इसका ऐड आता है सोशल मीडिया पे, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कंज्यूमर ये रिलाई करते हैं, उनका मानना ये होता है कि जिन प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छी कंपनी ही अपने प्रोडक्ट को क्या कराती है, एडवर्टीज कराती है। तो इससे उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस। आजकल की जो टेक्निक्स चल रही है उन टेक्निक्स को यूज़ करके कंपनीज क्या करती है, अच्छे से अच्छा ऐड क्या कराती है, तैयार कराती है। तो वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है, जिससे कस्टमर क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो मास रीच वाला जो पॉइंट था, कि जब हम ज़्यादा लोगों तक क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं, किसके थ्रू, ऐड के थ्रू। जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट कराएंगे तो वो ज़्यादा जनता को कवर करेगा। तो उस केस में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर तक ले जाने का, मतलब कस्टमर को अवेयर करने का एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका है और इकोनॉमिकल तरीका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। ऑल्दो आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा होता है और कंपनी इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग एडवर्टीजमेंट को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। और उनका ये मानना होता है कि ये सोशल वेस्ट है, बेफालतू में ही इतना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। पहला तो यही है कि ये बेफालतू का खर्च है, इससे क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि एक कंपनी जो आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट करा रही है तो 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए वो उसने किस पे खर्च कर दिए, एडवर्टीजमेंट पे। तो कस्टमर ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये अल्टीमेटली सारा खर्चा निकलना ही कहाँ से है, जो कि ऑब्वियस बात भी है कि वो खर्चा सारा कहाँ से निकलेगा ही, वो खर्चा निकलेगा कस्टमर से। तो ये बेफालतू में ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर दे रहा है, ऐड ऑन कर दे रहा है। तो पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कॉस्ट को क्या नहीं करता है, कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं करता। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम मास लेवल पे अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी सेल बढ़ेगी, जिससे कि कंपनी जो है ना किसका बेनिफिट एंजॉय करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट एंजॉय करती है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स चलेंगे आप देखोगे वो कैसे चलेंगे कि पहले चल रहा है, जैसे इसने ऑब्जेक्शन उठाया किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर,
ऊपर ऐड टू कॉस्ट, उसी में उसने एक हेडिंग दी अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्शन, यानी कि उसको ये काउंटर कर रहा है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा उस पर, कंफ्यूजेस द बायर। ये कह रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होता है ना वो बायर को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, अभी किसका ऐड आ रहा है, एरियल का ऐड आ रहा है, उसी के जस्ट बाद किसका ऐड आ रहा है, व्हील का ऐड आ रहा है, फिर किसका ऐड आ रहा है जी, फेना का ऐड आ रहा है। तो कह रहे हैं कि कंज्यूमर तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। हर एक कंपनी तो अपने आप को क्या कर रही है, अच्छा क्लेम कर रही है। लेकिन इसके काउंटर में क्या बोला जा रहा है कि ये बोलते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो एक बायर को कंफ्यूज नहीं कर रहा है, वो तो जस्ट क्या दे रहा है जी, इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और फाइनल जो डिसीजन होगा वो तो किसका ही होगा, वो कंज्यूमर का डिसीजन होगा कि वो उसे बाय करे या ना करे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है एनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट होता है ना वो तो किसके कौन से प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर रहा है या एनहांस कर रहा है, जो इन्फीरियर, जो सस्ती क्वालिटी के, जो हल्की क्वालिटी के जो क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सेल को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट भी एक चीज़ बोली जाती है कि हम तो केवल क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आखिरकार वो प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना है, ये तो किसका ही फाइनल कॉल होगा, कंज्यूमर का कॉल होगा। और दूसरा, कंज्यूमर किसके अकॉर्डिंग परचेज करेगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करेगा। ये कहते हैं कि जो इन्फीरियरिटी होती है, सुपीरियरिटी होती है, ये कोई चीज़ नहीं होती। ना कोई प्रोडक्ट इन्फीरियर होता है और ना ही कोई प्रोडक्ट सुपीरियर होता है, क्योंकि जो इन्फीरियरिटी और जो सुपीरियरिटी होती है ये कंज्यूमर के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चीज़ों की खरीदी करेगा। अगर उसे उस चीज़ की ज़रूरत है और उसका बजट अलाउ कर रहा है तो वो उसे क्या करेगा, परचेज करेगा। और अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका क्या कर रहा है, बजट अलाउ कर रहा है, तो वो उसे क्यों परचेज करेगा, चाहे तुम कितने भी एडवर्टीजमेंट दिखाते रहना। तो एडवर्टीजमेंट दिखाने से ये नहीं है कि वो किसको एनकरेज कर रहे हैं, कि इन्फीरियर प्रोडक्ट की सेल को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो ऑल्दो कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्फीरियर गुड की सेल को एडवर्टीजमेंट क्या करता है, प्रमोट करता है, जबकि कुछ लोगों का यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन रहता है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इन्फीरियर गुड्स की सेल को प्रमोट नहीं करता। वो तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कोई चीज़ होती नहीं है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के बजट पे। नेक्स्ट इस पे जो ऑब्जेक्शन लगाया जाता है वो बोला जा रहा है जी, सम एडवर्टीजमेंट आर इन बैड टेस्ट। कुछ जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है और आपने देखा भी होगा, ये ऐड एक टाइम पे एक ऐड चलता था कि एक्स का डिओड्रेंट लगाने से उसके पीछे, उस बंदे के पीछे काफ़ी सारी लड़कियां भाग पड़ती है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये मतलब एक सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेसिकली डिमांड क्रिएट करता है, वो अपने आप में क्या नहीं होता, बैड नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है देयर मे बी सम चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ एडवर्टाइजिंग एज अ टूल। कुछ कंपनी इसे क्या करती है कि मिसयूज़ करती है, मतलब एडवर्टाइजिंग को मिसयूज़ करती है और उसको गलत तरीके से क्या करती है, पोर्ट्रे करती है, जिसका काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट तो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो एडवर्टीजमेंट ये बोल रहे हैं कि गलत नहीं होता, जस्ट क्या है, उन कंपनीज को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। ये क्या बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट क्या किन चीज़ों का दिखाया जाता है जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट उन चीज़ों का भी दिखाया जा रहा है कि जो चीज़ें आज के दिन पे हमें ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों का भी क्या दिखाया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। तो कस्टमर ये सोचता है कि यार मेरे को तो ये प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट तो अगर मेरे को मिला नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सोशल वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन उठाया जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि ये क्या कर रहा है कि जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ों के बारे में भी एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्या बन रहे हैं, खर्चीले बन रहे हैं, यानी कि वो कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं और इससे सेविंग्स वगैरह वो नहीं कर पाते। लेकिन इसको भी फिर उन्होंने काउंटर किया है। वो बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग ओनली स्प्रेड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। केवल हम तो क्या स्प्रेड कर रहे हैं, नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। इट इज़ द चॉइस ऑफ द बायर। फाइनल कॉल तो किसका ही होगा, बायर का होगा। वेदर ही हैज़ टू बाय और नॉट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, कि वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि कितने भी ऑब्जेक्शन उठाए जाए किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, या एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने भी ऑब्जेक्शन उस पर या इल्ज़ाम लगाए जाए, लेकिन फिर भी वो सारे कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कुछ तो फ़ायदा होता ही है एडवर्टाइजमेंट का, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है। ऑल्दो कुछ लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे यही कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के फ़ायदे, नो डाउट कि फ़ायदे तो होते ही है, क्योंकि इससे डिमांड क्रिएट हो जाती है और प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट एंजॉय करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म होती है किसकी? नॉन पर्सनल प्रमोशन की। यानी कि आप बोलोगे तो एडवर्टाइजमेंट ही हो गया, नहीं, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? पेड फॉर्म होती है। ये क्या है? नॉन पेड फॉर्म। और है तो क्या ही? नॉन पर्सनल प्रमोशन। यानी कि कुल मिला के सिंपली आप ये बोल सकते हो कि पब्लिसिटी एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो पैसा दे करके नहीं कराया जाता। जैसे टाटा नैनो के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जो मीडिया है, मीडिया ही खुद ही उसकी क्या कर रही थी? कवरेज कर रही थी कि इतनी सस्ती कार, सबसे सस्ती कार। तो यहाँ पे जो टाटा ग्रुप है वो पे करके एडवर्टीजमेंट नहीं करा रहा था, वो मीडिया वाले खुद ही कवर कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व करता है, कुछ जॉब्स रिजर्व करता है, तो उस केस में जो मीडिया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर सकती है। तो एक टाइप से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ही हो रहा है, लेकिन पे करके नहीं हो रहा है, ये नॉन पेड फॉर्म है, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक रिलेशन। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखते हैं और मैं वन बाय वन आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट, planned and continuous effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स से रिलेशंस क्रिएट करना चाहती है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो, सबकी वॉइस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपनी है वो हर एक प्रकार से क्या करना चाहती है? पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना चाहती है, ताकि ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट में जो हमारी इमेज है वो काफ़ी एक साफ़ सुथरी इमेज मार्केट में बन सके। तो ये डेलिब्रेट यानी कि इंटेंशनली किया जाता है, प्लान्ड, प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग होती है, और ये एक बार नहीं बार बार करना पड़ता है। और कंपनी क्या करती है? एस्टैब्लिश करती है, मेंटेन करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और पब्लिक के बीच में। पब्लिक माने स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो कोई भी पार्टी जो किसी ना किसी तरीके से चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड हो। वो कोई भी हो सकता है, कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो मीडिया हो सकती है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो कोई भी वो पार्टी जो हमारे बिजनेस से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड हो। पब्लिक रिलेशन इज बेसिकली फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक। पब्लिक रिलेशन में हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं अच्छे रिलेशंस, किसके साथ? पब्लिक के साथ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं किसके बारे में? पब्लिक रिलेशन के बारे में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द बिजनेस नीड्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर। जो बिजनेस है उसे कस्टमर के साथ इफेक्टिवली क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, अपने सप्लायर के साथ या डीलर के साथ, एज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट, क्योंकि ये सारे लोग हमारे सेल को और हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इससे अलग और भी कई सारे मेंबर होते हैं पब्लिक के, जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, हुज वॉइस और ओपिनियन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जिनके जो व्यू पॉइंट्स है वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक इंटरेस्टेड हो सकती है कंपनी में या के प्रोडक्ट में, एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन एंड रिलेशंस विद द पब्लिक रेगुलरली। तो हमें क्या करना होगा? रेगुलर बेसिस पे अपनी पब्लिक के साथ जो रिलेशंस है वो मैनेज करने होंगे। पब्लिक रिलेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की इमेज को, किसकी नज़रों में? जनता की नज़रों में, पब्लिक की नज़रों में। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें सेपरेट एक क्या होता है? PR डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। वे क्या करते हैं? दे मे ऑल्सो यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी, यानी कि वो BPO भी करा सकते हैं, यानी कि इस काम को जो PR एजेंसी होती है ये काम आउटसोर्स भी करा सकते हैं। देयर मेन टास्क इज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल अबाउट बिजनेस। इनका मेन काम क्या होता है? जो PR एजेंसी होती है इनका काम होता है कि जो बिजनेस के बारे में है मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कंपनी की जो इमेज है उसको साफ सुथरी बनाए रखना।
पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जब बड़ा हेल्पफुल होता है जब कंपनी की एक नेगेटिव इमेज मार्केट में बनी हुई हो या उसके किसी प्रोडक्ट की नेगेटिव इमेज बनी हुई हो मार्केट में। एट द टाइम दे हैव टू एक्ट स्मार्टली टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी। तो उस टाइम पे कंपनी की इमेज को बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है एंड टू इंश्योर दैट नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ अवॉइडेड, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी मार्केट में बनी हुई है उसे हम क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि टाटा नैनो के केस में मार्केट में एक नेगेटिव पब्लिसिटी अपने आप बनती जा रही थी कि सबसे सस्ती कार, सबसे सस्ती कार, सबसे सस्ती कार। उस टाइम पे क्या भी हुआ, टाटा नैनो में एक दो गाड़ी में आग भी लग गई, लेकिन कंपनी ये बात समझ ही नहीं पाई, तो वो टाइमली रहते हुए पब्लिक रिलेशंस को मैनेज ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से टाटा नैनो क्या हो गई, फेल हो गई। पब्लिक रिलेशंस कवर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है टू इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेज को इन द होप ऑफ गेनिंग फेवरेबल कवरेज। यानी कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मीडिया को वो पॉइंट्स देते हैं जिससे कि मीडिया उन पॉइंट्स को हमें लेकर के हाईलाइट करे मीडिया में पूरी। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, सर्विसेज को एंड इवेंट्स एंड प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ब्रांड को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अच्छे पब्लिक रिलेशन हमारी किस में हेल्प करेंगे, एक तो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे, दूसरा हमारी जो कॉर्पोरेट इमेज है उसको बिल्ड करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे कि एक कंपनी रेगुलरली मान लिया किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, अपकीप ऑफ पार्क्स को मेंटेन करती है, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे वीवो आईपीएल आपने देखा होगा, पेप्सी आईपीएल देखा होगा, तो ये आईपीएल जैसे बहुत जनता देखती है, तो इनको क्या कर रही है, स्पॉन्सर करा रही है। क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, तो इससे कंपनी की जो इमेज है वो प्रोटेक्ट होती है और प्रमोट होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, और इनमें क्या कर सकते हैं हम, पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करके हम अपने नए नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या आपके जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, उनमें जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, लॉन्च करती है। विनर्स को, जो बाद में विनर्स होते हैं, उन्हें क्या दे देती है, जैसे कार कंपनी है कोई, तो वो कार गिफ्ट कर देती है, या कोई भी उन्हें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। इन एडिशन टू एडवर्टाइजिंग इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रमोटिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग से अलग ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। स्टेक होल्डर के बारे में बताया, यहाँ पे कौन होता है स्टेक होल्डर, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वो पार्टी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से किसी प्रकार से क्या हो, कनेक्टेड हो, वो कौन होता है, स्टेक होल्डर होता है। आप यहाँ पे पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट टॉपिक है जी रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का रोल क्या होता है, तो पहला है जी प्रेस रिलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करने के लिए प्रेस में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं ताकि वो क्या कर सके, कवर कर सके। क्योंकि अगर एक मीडिया एजेंसी को हमारे बारे में कोई जो नेगेटिव न्यूज़ है वो अगर बाहर से मिलेगी, या कोई मतलब मार्केट में अफवाह फैल गई, र्यूमर फैल गई हमारे बारे में, और अगर हम उसे प्रॉपरली टाइम रहते काउंटर नहीं कर पाए, तो इससे हमारी एक नेगेटिव इमेज मार्केट में बन सकती है। क्योंकि कॉम्पिटिटर तो चाहते ही है ना कि हमारे बारे में मार्केट में क्या बने, नेगेटिव इमेज बने। तो देखते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रेजेंटेड पॉजिटिवली इन द प्रेस। Public relation department help to provide true facts about the company as it maintain direct contact with the media. Otherwise, news can get distorted if it is obtained from सम अदर सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कहीं से और से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो नेगेटिवली स्प्रेड होगी, लेकिन अगर हमने उसे टाइम रहते काउंटर कर लिया तो एक पॉजिटिव इमेज हमारी मार्केट में बन सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। इसमें क्या होता है, जब एक हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है अलग अलग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करा करके, जैसे कि कोई कल्चरल इवेंट हो गया या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करा करके, एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करा करके, या कोई शो करा दिया। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मैनेज द स्पॉन्सरिंग ऑफ सच इवेंट्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें जो
बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, उसमें भी हम अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को या आने वाले प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रमोटेड थ्रू कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक एंड द एम्प्लॉइज। दिस इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, रिपोर्ट्स, ब्रोचर्स एक्सेट्रा। Speeches by the executives of the company at a meeting of trade association and interviews with TV channels also help in promoting public relation। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें कवर होती है जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आकर के कोई टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं या कोई जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उनमें कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में उनकी पूरी रिपोर्ट जाती है, या न्यूज़ लेटर में। तो ये सारी चीज़ें, कोई आर्टिकल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में कवर अप होती है जी? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कवर अप होती है। नेक्स्ट है लॉबिंग। अब लॉबिंग क्या होता है? लॉबिंग होता है अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगी तो इससे इनको भी फ़ायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि हमारे अच्छे रिलेशन हो, किससे? जो बिजनेस एसोसिएशंस है या जो अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है उनसे अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के रिगार्डिंग यानी कि बिजनेस के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाने में ये लोग भी क्या करते हैं? गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्या करता है? डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंटरेक्ट करता है, एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स विद रेस्पेक्ट टू पॉलिसीज रिलेटिंग टू बिजनेस एंड द इकोनॉमी। मोर ओवर द गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इन्वाइट देयर ओपिनियन वाइल फॉर्मुलेटिंग वेरियस इंडस्ट्रियल और टैक्सेशन लॉज। इन सच सिचुएशन द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट PRD हैज़ टू बी रियली प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग और डिफीटिंग रेगुलेशंस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन केस में जो PRD होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, उसे पहले से ही क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? कंपनी के रिगार्डिंग ऐसे लॉज वगैरह को काउंटर कर सके जो कंपनी को नेगेटिवली क्या कर सकते हैं? एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है वो वेरियस इश्यूज़ पे कंपनी को क्या करता रहता है? जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको गाइड करता रहता है कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। जैसे CSR प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। तो जो PRD होता है वो कंपनीज़ को इन इश्यूज़ पे मतलब ये इश्यूज़ को हाईलाइट करता रहता है कि अगर हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारी एक साफ़ सुथरी इमेज बन के आएगी। जैसे अशोक लेलैंड क्या करता है, उनके वो इस तरीके के उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स खुलवाए हुए हैं कि जहाँ पे वो जो फाइनेंशियली जो वीक बच्चे होते हैं उनको क्या करता है? एडमिशन देते हैं और फिर उनका कॉलेजेस भी करवाते हैं, अपने ही खर्चे पे करवाते हैं और बाद में अपने यहाँ पर उन्हें जॉब भी दे देते हैं। या जैसे आपने टाटा का एग्जाम्पल सुना होगा कि कई केस में टाटा साहब क्या करते हैं? 1000 करोड़ रुपए कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर दिए। तो इससे क्या निकल के आती है? एक इमेज निकल करके आती है, कंपनी की पॉजिटिव इमेज, और इसको ये कंपनीज क्या करती है? लिवरेज करती है। तो ये काउंसलिंग में आ जाएगा। और इन सब से अलग जो पब्लिक रिलेशन होते हैं वो किस में भी हेल्प करती है? कंपनी को ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। एक तो अवेयरनेस भी बिल्ड हो जाती है कंपनी के रिगार्डिंग, और कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि गुडविल इम्प्रूव हो जाती है, सेल्स भी बढ़ती है, और इससे प्रमोशन की कॉस्ट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि इससे एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं, भला का भला हो जाता है और कंपनी की क्या हो जाती है? इमेज काफ़ी पॉजिटिवली बिल्ड हो जाती है। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। जो टॉपिक था वो क्या था? पाप को पब्लिक में सेल करेंगे। P फॉर पर्सनल सेलिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग, P फॉर पब्लिसिटी, पब्लिक फॉर पब्लिक रिलेशन, और सेल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। तो अब हम ये सेल्स प्रमोशन पढ़ने वाले हैं। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन वो सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जो एक कंपनी ऑफर करती है बायर को, ताकि क्या हो सके? जो बायर क्या कर सके? इमीडिएट परचेज कर सके कंपनी के प्रोडक्ट की। यानी कि शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक्स कंपनी यूज़ करती है उन्हें बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब जो सेल्स प्रमोशन
प्रमोशन टूल्स होते हैं वो कंपनी किसके लिए भी यूज़ कर सकती है, कस्टमर के लिए भी, दूसरा मिडिल मैन के लिए भी, तीसरा सेल्स पर्सन के लिए भी। कस्टमर के लिए कैसे, जैसे बाय वन गेट वन फ्री या 33% एक्स्ट्रा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया, तो इससे क्या हो जाएगी, सेल्स प्रमोट हो जाएगी शॉर्ट टर्म में कंपनी की। दूसरा मिडिल मैन को भी बेनिफिट दे सकती है, जैसे ब्रिटानिया की ब्रेड है, लेट्स से उस पर तो 1 रुपये का मार्जिन आता है और कोई दूसरी कंपनी है वो रिटेलर को 2 रुपये का मार्जिन दे रही है, तो जो रिटेलर है वो ज़्यादातर ब्रिटानिया से ज़्यादा वो दूसरी ब्रेड को बेचना पसंद करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इंसेंटिव किसे दिया गया है यहाँ पे, मिडिल मैन को। तीसरा सेल्स पर्सन हो सकता है। सेल्स पर्सन को कैसे बेनिफिट देगी कंपनी कि जितना भी इस प्रोडक्ट की सेल होगी तो तेरे को उस पर कमीशन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सेल्स पर्सन उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। कौन कौन सी जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है वो कंपनी यूज़ करती है। पहला है रिबेट। रिबेट क्या होता है, रिबेट रेफर्स टू ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ प्राइस लेस देन द ओरिजिनल प्राइस टू क्लियर ऑफ द एक्सेस इन्वेंट्री। अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करने के लिए जो कंपनी नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचती है उसको बोलते हैं रिबेट। जैसे एक जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी होती है वो अपनी 600 ml की बोतल बेचती है, वैसे तो जो उसका प्राइस होता है 35 होता है, लेकिन वो कितने पे बेचती है, 30 पे बेचती है, क्योंकि उसके पास लेट से उस चीज़ का उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़्यादा स्टॉक है, तो वो एक्सेस इन्वेंट्री को, ये ध्यान रखना, डिस्काउंट में और रिबेट में यही फ़र्क होता है कि रिबेट में क्या होता है, एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे रिबेट बोलते हैं, ठीक है ना। और रिबेट में स्पेसिफिक गुड्स होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक गुड्स। लेट्स से अगर आप ये बोलो कि जी 600 ml की बोतल पे नहीं, हमें तो 1 लीटर की बोतल पे क्या दे दो, वो डिस्काउंट दे दो, तो वो नहीं होगा ऐसा, मतलब रिबेट उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि कंपनी ने स्पेसिफिकली किस पे दी है, वो 600 ml की बोतल पे दी है। नेक्स्ट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक होता है रिडक्शन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज क्या करना, कम करना, किस पे, फ्रॉम द प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट है लेट्स से कंपनी के पास और कंपनी ने उन सारे प्रोडक्ट पे या उनमें से कुछ प्रोडक्ट पे इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करने के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही एक परसेंटेज क्या कर दिया, अपनी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट पे एक सर्टेन परसेंटेज क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, उसके प्राइसेस क्या कर दिए, डाउन कर दिए, तो इस चीज़ को बोलेंगे जी डिस्काउंट। और डिस्काउंट में क्या होता है, आप कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं या जैसे एक आप स्टोर में जाओगे तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि जी 10% ऑफ, या दिवाली उन्होंने कोई वो दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, या न्यू ईयर का उन्होंने कोई ऑफ दे दिया, तो ये सारी चीज़ें डिस्काउंट में आएगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर गुड के एक्सेस इन्वेंट्री को निकालने के लिए जो डिस्काउंट किया जाता है उसे बोलते हैं रिबेट। डिस्काउंट का एग्जाम्पल है फ्लैट 30% ऑफ एट द शोरूम ऑफ पीटर इंग्लैंड। नेक्स्ट है रिफंड। रिफंड में कंपनी क्या बोलती है, वो बोलती है कि आप आज जो प्राइस पे करके आ रहे हो तो फ्यूचर में आप इसका हमें प्रूफ ऑफ परचेज दिखा देना, तो आपके प्रोडक्ट का जो आपने एक प्राइस पे किया है उसका एक पार्ट आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे को याद है कि एक टाइम पे जो ब्रेड बेचने वाली कंपनी है, ब्रिटानिया वगैरह या बाकी जो दूसरी कंपनी है, इन्होंने क्या एक स्कीम चलाई थी कि आप ब्रेड का पैकेट वापस ला करके दे दो तो 2 रुपये आप क्या ले जाओ, रिफंड ले जाओ। लेट्स से आपने 20 रुपये पे किए हैं तो उसमें से 2 रुपये रिफंड ले जाना प्रूफ ऑफ परचेज दिखा करके, तो ये हो गया रिफंड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत सिंपल है कि एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा फ्री, जैसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट होता है उसी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी देना, जैसे 25% एक्स्ट्रा या 33% एक्स्ट्रा, तो वो क्वांटिटी गिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसे स्क्रैच कार्ड दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं जी, स्क्रैच कार्ड, और वो उसे स्क्रैच करने पे जो भी उसमें लिखा होगा उसे इंस्टेंटली क्या मिल जाएंगे, गिफ्ट मिल जाएंगे। ये होते हैं इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट। नेक्स्ट है लकी ड्रॉज। लकी ड्रॉज क्या होता है कि आपने कोई परचेजिंग की और आपकी जो स्लिप है वो पूरे महीने में जितने भी कस्टमर आएंगे वो सबकी स्लिप्स क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, और एक पर्टिकुलर डेट पे क्या करेंगे, कुछ स्लिप्स निकालेंगे जिसे बोल रहे हैं लकी ड्रॉ। उसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे तो वो उस टाइम पे कंपनी आपको क्या कर देगी, इंटीमेट कर देगी कि जी अगर आपकी पर्ची निकली है, आपकी स्लिप निकली है तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी अपने प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह की टेक्निक्स कंपनी यूज़ करती है। ये लकी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है यूजेबल बेनिफिट। कोई भी क्या दे देना, यूज़ का कोई बेनिफिट दे देना, जैसे कि कंपनी बोलती है कि आप अगर इतनी परचेजिंग करोगे तो इतनी परचेजिंग करने पे आपको ये ट्रिप मिल जाएगी, या आपने अगर रेगुलर आपने 2 महीने में 3 महीने में
आपने एक स्पेसिफाइड सम की क्या कर ली, परचेजिंग कर ली, तो आपको कोई दूसरे जो भी आपके यूज़ में आने वाले बेनिफिट है वो हम आपको दे देंगे, तो ये यूजेबल बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट है फुल फाइनेंस एट द रेट 0%। इसमें क्या होता है फुल फाइनेंस एट द रेट 0% में? कंपनी बोलती है आज आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आप एक डाउन पेमेंट करो और बाकी की जो बची हुई अमाउंट है उसे हम ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। इनफैक्ट उसके ऊपर आपको कोई क्या भी नहीं देना होगा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा, जस्ट आपकी अमाउंट को हमने डेफर कर दिया। आज आप एक डाउन पेमेंट करा करके बाकी की जो बची हुई अमाउंट है उसकी ईएमआई बनवा लो और उसके बाद आप हमें धीरे धीरे क्या करते रहना, ये पे करते रहना। लेट्स से 6 मंथ में या अगले 1 साल में बाकी बची हुई अमाउंट पे कर देना। तो ये फुल फाइनेंस एट द रेट 0%। हाँ ध्यान रहे इसमें ब्याज भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। कई बार कंपनी क्या कर रही होती है, अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है, तो शुरुआत में सैंपल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कि जिससे क्या हो कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज़ करेगा और अगर उसे अच्छा लगेगा तो फ्यूचर में आकर के वो उसे पे करके परचेज कर लेगा। ये होती है सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट। कोई भी क्या कराना, पार्टिसिपेट कराना किसी भी कॉन्टेस्ट में। जैसे कंपनी ने क्या किया कि हमारे लिए आप टैगलाइन लिख दो, या हमारे इस प्रोडक्ट के लिए क्या अच्छा ब्रांड नेम हो सकता है, या कोई स्लोगन हो सकता है, कोई जिंगल्स हो सकती है। इस तरीके के क्या कराती है कंपनी, मतलब कॉन्टेस्ट क्या कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है, और उनमें जो विनर होगा उससे कंपनी क्या देती है, गिफ्ट देती है। तो ये कुछ इस तरीके के तरीके हैं जहाँ पे कंपनी इन तरीकों को, इन टूल्स को यूज़ करके अपनी सेल्स को शॉर्ट टर्म में क्या करती है, प्रमोट करती है। इन्हीं को बोलते हैं सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स। और इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरा रिवाइज हो जाता है। इसको हमने 2 पार्ट में रिवाइज किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से मिलाकर के सबसे बड़ा चैप्टर ये है जिसको हमने कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। अगर अभी भी इस चैप्टर में आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करा देंगे। और बच्चों आज के इस रिवीजन सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला जो हमारा रिवीजन हम करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।